जैसे मुझे कई बार बोलते हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी के मुद्दे केवल शादी तक ही सीमित नहीं है, शादी का अधिकार मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी मुद्दे भी जो है वो भी हमारे ही मुद्दे हैं। हमारे भी समुदाय को, समुदाय हो चाहे ग्रामीण समुदाय हो चाहे कोई भी समुदाय हो, जब तक हम उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य की चीजें नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारी चीजें उसमें कामयाब होंगी, क्योंकि हमें भी शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, सड़क हो गया, बाकी चीजें हो गई, तो हमारी भी जरूरत है ना। तो जब तक हम शहर के बाकी संस्थाओं को, बाकी सारे लोगों को मतलब साथ में आने का आह्वान नहीं करेंगे और हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारा भी कोई प्राइड ट्रेड या फिर कोई भी हमारा इशू जो है सक्सेस हो पाएगा। तो उसी के संबंध में आज यहाँ पर हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ होप समिट इसका नाम दिए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सेक्सुअलिटी होती है उसका एक बहुत सारा स्पेक्ट्रम होता है। किसी को एक खांचे में हम नहीं रख सकते हैं कि अगर ये व्हाइट नहीं है तो ब्लैक होगा, ब्लैक नहीं है तो व्हाइट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे कलर्स भी होते हैं दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं और अपने वजूद के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी के लिए इस स्पेक्ट्रम ऑफ होप समिट की अध्यक्षता जो हमारी कर रही हैं वो महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी जी हैं, टीना माँ है, जो कि समर्पित ट्रस्ट की राष्ट्रीय महासचिव हैं और ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की जो वरिष्ठ सदस्य होने के साथ साथ प्राइड के मुख्य संरक्षक भी हैं और प्रयागराज के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके साथ वो विभिन्न सारे पदों पर विभिन्न सारे एनजीओ की संगठनों की संरक्षक भी हैं और जो कि बाकायदा किसी बच्चे के मोहताज नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने सारे उपस्थित लोग हैं और वो प्रयागराज और आसपास के क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो समाज सेवा के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अगर अपने बारे में चीजें बता देंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। तो मैं शुरू करूंगा जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए प्रयागराज में सबसे पहले कोई काम करना शुरू किया है कलेक्टिव रूप से। तो बेशक अगर आप किसी से पूछेंगे तो चित्रजीत सर और उनकी टीम का नाम आता है, जो कि रक्स करके संस्था चलती है काफी दिनों से और इन्होंने लॉकडाउन में भी तमाम लोगों का बहुत सारा हेल्प किया था। तो मैं चाहूंगा चित्रजीत सर अपने बारे में और अपने संस्था के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं तो किस प्रकार से प्रयागराज में और आसपास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी संगठन का कलेक्टिव है तो रजिस्टर्ड नहीं है हम लोग और रक्स नाम है उसका। और 2017 से जब हम लोग स्टूडेंट थे तब से हम लोग कोशिश किए कुछ ना कुछ करने का। मुद्दा यही रहा है कि कम्युनिटी के साथ काम करें और जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो एक क्राइसिस के मोमेंट पे हेल्प किया जा सके। समय समय पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी किसी को बुला के मिनी किडनैप जैसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, पैसे वैसे ऐंठा जाता है। एक केस हुआ था जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो जाती है तो उसके पार्टनर को उसकी फैमिली वाले बहुत परेशान करते हैं, तो उनको बचाने का काम, ऐसे ही सब हम लोग क्राइसिस सिचुएशन में काम करते आए हैं। कोशिश ये रहती है कि यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे जब आते हैं उनसे हम लोग रीच आउट करें और कोशिश किया जाए कि जेंडर, सेक्सुअलिटी, मेंटल हेल्थ, ये 3 चीज़ों पे हम लोग बात करें। क्योंकि जब उनसे बात करते हैं और क्योंकि वो लोग बहुत सारे बच्चे आसपास के गांव से आते हैं तो उनसे बात करके फिर पता चलता है कि जब हम लोग का सेशन हो जाता है 1-1.5 घंटे का और वो लोग बाद में फिर हम लोगों को रीच आउट करते हैं और तब समझ में आता है कि किसी के साथ बचपन में कुछ गड़बड़ हुआ है, उसको अब रियलाइज हुआ है कि वो गड़बड़ था, तब तक उसने अपने दिमाग में वो दबा दिया या उसकी यौनिकता क्या है वो उसको उस समय रियलाइज होता है कि मुझे कुछ अलग फील होता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो यंगस्टर हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात किया जा सके। इसी के साथ हम लोग काम करते आए हैं। साथ ही मैं एक और संगठन है मानवाधिकार का PUCL, उससे जुड़ा हुआ हूँ। वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। मैं यूपी का जनरल सेक्रेटरी हूँ तो हम लोग यूपी का ध्यान रखते हैं। बस यही 2 काम हम लोग। अभी एलजीबीटी समुदाय में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि हमारी जो डेटिंग ऐप होती है ग्राइंडर, अब तो उसका फेसबुक पर प्रचार किया था तो काफी लोग जानते हैं। तो उसमें किसी को ट्रैप किया जाता है और उनको बुलाया जाता है, परेशान करते हैं। तो इनकी टीम और सर उसमें बहुत काफी हेल्प करते हैं। और अगर हम लोग के पास में अगर किस तरह का कोई मुद्दा आता है तो हम लोग हमेशा सलाह लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और नए हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोग समझ नहीं होती है। और सर राइटर भी हैं एंड
हम लोग का एक वो हुआ था, राइटिंग प्रतियोगिता हुआ था सर, उसके जज भी थे। एंड हमारे बीच में एडवोकेट प्रतीक सर हैं और वो भी सेम संस्था से हैं। मैं सर से बोलूँगा कि वो अपने बारे में और अपने कामों के बारे में बताएं थोड़ा सा। रक्स से ही जुड़ा हूँ 2017 से, और मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। साथ ही एक दो और संस्थाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे काम करती हैं, उनके साथ भी काम करता हूँ। शुक्रिया। शुरुआती दौर में जब लखनऊ की पहली प्राइड हुई थी तो मैं ऑर्गेनाइज कराने में, लखनऊ की पहली प्राइड 2017 में जब हुई थी तो उसमें मैं रहा हूँ। बस इतना ही। अब हमारे बीच में आयुष श्रीवास्तव जी हैं, जो माइग्रेंट्स आते हैं दूसरे शहर से, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, HIV, एड्स और बहुत तरह की समस्याएं हैं, और जो कि सेक्स एजुकेशन पे बात करना बहुत जरूरी है। और HIV और एड्स और STD जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा फैलती हैं और लोग उस पर बात करने से भी झिझकते हैं। और हॉस्पिटल्स में भी अगर चेक कराने जाओ तो वहाँ पर वो लोग बहुत अजीब तरीके से सवाल करते हैं और अजीब तरीके से देखते हैं। तो आयुष श्रीवास्तव जी की संस्था उस पर काम करती है, और आयुष श्रीवास्तव जी हैं वो सतरंगी सलाम से भी जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगा वो अपने बारे में, अपने कार्य के बारे में सबको अवगत कराएं। तो मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं नाको की तरफ से एक प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है, ब्रिक पॉपुलेशन, जैसे कि माइग्रेंट और ट्रांसपोर्ट वर्कर होते हैं, उन पे हमारा काम होता है। हमारे साथ और भी कई संस्थाएं हैं जो कोर ग्रुप जो होता है, जैसे FSW हुई, TGs हुई, MSM हुई, इन पे भी काम करते हैं। हमारा काम यही होता है कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जो HIV के ज़्यादा जोखिम भरे काम कर रहे हैं HIV से, ताकि उन्हें हो तो जोखिम भरा काम है जो सेक्स है कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी ICTC पे जांच कराना, फिर उन्हें अगर वो उनका रिएक्टिव या पॉजिटिव आते हैं वो, तो उनकी आगे की दवाई स्टार्ट कराना, ये हमारा काम है। अब हमारे बीच में है श्रीमहंत संध्या नंदगिरी जी, जो कि समर्पित ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं और एक रागराज किन्नर अखाड़े के श्री महंत भी हैं। तो ये भी विभिन्न प्रकार से एक ट्रांसजेंडर हैं और साथ में किन्नर भी हैं। इसलिए ट्रांसजेंडर और किन्नर में भी अंतर होता है। तो ये ट्रांसजेंडर होने के साथ साथ किन्नर भी हैं। तो ये किस प्रकार से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो अपने विषय थोड़ा विस्तार से बताएं। स्वामी कौशलानंद गिरी जी की शिष्य संध्या नंदगिरी श्रीमान। समाज बहुत सारे, मतलब जैसे कि अभी तो हमें बहुत ही मतलब उस नज़रिए से किन्नर समाज को देखा जाता है, उस इमेज को मिटाने के लिए वो जो एक भ्रांति बनी है, मिथ फैला है कि हाँ किन्नर समाज ऐसा होता है, किन्नर समाज उनको नेक ना मिले तो वो हल्ला करते, गुल्ला करते, शोर करते, गालियाँ देते। उसी भ्रांति में अपने गुरु माँ के आदेश अनुसार, माँ की जैसा हमें गुरु माँ हमें जैसे आदेश करती है वैसे हम कार्य करते हैं। चाहे वो किस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो राष्ट्र के लिए हो, चाहे हमारे शहर के लिए, चाहे हमारे जो जजमान हैं उनके लिए हो, जैसे माँ का आदेश होता है वैसे हम लोग कार्य करते हैं। के बारे में और अपने संस्था के बारे में बताएं कि किस प्रकार से समाज में और किस प्रकार से कार्य। मोहन माल है, मैं स्वदेश सेवा संस्था NGO से जुड़ा हूँ, जो ऑफिशियली 2020 में रजिस्टर्ड हुई थी लेकिन 2018 से काम कर रही है, और मैं उसके साथ 2021 से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी संस्था मुख्यतः प्रयागराज में 3 से 4 जगहों पे जो सेवा बस्तियाँ हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चे रहते हैं या तो जिनके गार्जियन नहीं है या उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हम उनको शिक्षित करने का कार्य करते हैं और साथ में उनको हेल्थ का, फूड का, क्लॉथ्स का सब प्रोवाइड कराते हैं। और इस तरह से हम संगम क्षेत्र में और सादियाबाद, बड़ा बगाड़ा और क्या नाम है, गायत्री नगर, तेलियरगंज के मलिन बस्ती क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में काम करके उन बच्चों को शिक्षित करते हैं। कोई स्कूल खोलना नहीं, हम लोग ट्यूशन टाइम आपका नाम माता जी के द्वारा बहुत अच्छा काम है। मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए अपने अपने चीजों और अपने संस्था के बारे में, इससे लोगों को थोड़ा सा जानना। यहाँ सब कोई अपने घर के परिवार के लोग बैठे हैं, हम लोग कोई वो नहीं कर रहे, अपना जो है मन का वो चीज निकाल। सही। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो लोग LGBT समुदाय से यहाँ नहीं है, काफी मतलब मैक्सिमम लोग वही हैं जो LGBT समुदाय से नहीं है, तो हम ये भी जानने के इच्छुक हैं कि अगर आपके मन में LGBT समुदाय का, क्योंकि हमारे पास हमने बहुत सारे NGOs पे अप्रोच किया तो हमें ये भी सुनने को मिला कि वो होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया के कारण हमारे यहाँ आने को भी तैयार नहीं थे। अभी एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अभी एक आए थे और वो बस उनको तो उद्देश्य पहले बताया ही गया था, फॉर्म में तो स्पष्ट लिखा भी था हमारे यहाँ का उद्देश्य क्या है, प्राइड परेड को सक्सेस करना और उसको कलेक्टिव रूप से करना।
तो वो यहाँ से वो चले गए। अभी तक उनको आने का टाइम था, लेकिन वो 5 मिनट उनको अचानक से व्यस्तता आ गई। तो हम ये भी जानने के इच्छुक हैं कि जब एलजीबीटी समुदाय की बात की जाती है, ट्रांसजेंडर किन्नर की बात की जाती है कि उसकी अध्यक्षता एक किन्नर कर रही है और उसको होस्ट एक गे बॉय कर रहा है, तो एज अ स्टेट पर्सन, एज ए लाइफ, आपके मन में क्या ख्याल आता है और उसको आप कैसे लेते हैं? माता जी से कई बार हमारी मुलाकात हुई है, तो ऐसा हमारे मन में कोई ख्याल नहीं। जैसे कई बार हम लोग सफर करते हैं ट्रेनों वगैरह में, तो वहाँ पे लोग इस चीज को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे होता है, लेकिन जितना अभी तक हमारी पर्सनल मुलाकात हुई, हम पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं, हमको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा अलग कुछ ऐसा होता है। उनसे बात करना, नॉर्मल मिलना जुलना अच्छा लगता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसका भी तो उत्थान कर रही है, कितना उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये ट्रेन जो किन्नर जाके परेशान करते हैं, बस पे जाते तो उनको हम लोग कितना समझाते हैं, बात साम दाम दंड भेद सब करते हैं, हम समझाया सब करते, बस लेकिन बस ये कि एक मछली गंदा होने से सारे तालाब की मछली गंदा समझते, बस यही है। समय लगेगा, वही उसी के लिए हम लोग का एक ट्रस्ट हमारा काम कर रहा है माता जी के आदेश में। हमारी जो संस्था है उसका नाम है स्वदेश सेवा संस्थान, और पिछले 2024 से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। हमारी संस्था का जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि जो समाज में अंतिम छोर या पंक्ति पर बच्चे हैं, उनको शिक्षा की प्राप्ति हो और उनको जो भी हम सेवा उपलब्ध करा सकें उन तक वो सेवा हम पहुँचाएँ। आप लोग जिस समाज से आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जैसे जो भी भेदभाव आप लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा भेदभाव ना हो, सभी लोगों को समान नजरिए से देखा जाए। बहुत अच्छा। ये बहुत खुशी की बात है कि लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो एलजीबीटी समुदाय और ट्रांसजेंडर्स के उत्थान के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन नहीं तो हम लोग को यही देखने को मिलता है, हमको पढ़ाई लिखाई से लेकर के कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेकर के जॉब से हर जगह भेदभाव झेलना पड़ता है। और ऊपर से भी सवाल आता है कि मांगते क्यों हैं। भाई अगर सवाल यही है कि मांगते क्यों हैं, तो उसका जवाब यही है भाई हमारे पास ऑप्शंस क्या है। खैर जो गे और बाकी लोग हैं वो तो अगर अपनी आइडेंटिटी छिपा करके एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं स्टेट पासिंग आई हूँ तो मैं तो एडजस्ट हो जाता हूँ, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा फैमिली हरकतें होती हैं, जो थोड़ा सा उनको जो सो कॉल्ड रूढ़वादी मेल जिसको बोलते हैं, अगर वो चीजें नहीं होती, थोड़ा सा उनको फेमिनिन वाली चीजें होती हैं, उनको कितना झेलना पड़ता है और हर जगह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये चीज हम लोग को हमेशा होता है कि वो मानती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो जब आप उनको पढ़ने नहीं दोगे, जब आप उनको जॉब पर भी नहीं दोगे और जॉब लग जाएगी, अगर जो पॉलिसीज अब निकल रही हैं जॉब लग भी जाती है, तो फिर वहां पर साथ में जितने लोग हैं सबके साथ कितनी चीजें झेलनी पड़ती हैं। मेरे फूफा जी का है इंसिडेंट ले लीजिए। मेरे घर पे बाकी लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे फूफा जी हैं। जो है हम लोग यहाँ पर गए थे माता जी के साथ में, हमारा जगत तारण में एक इवेंट था जो कि यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, हम वहाँ गए थे। तो सब कुछ ठीक है, इतने बड़े पद पर हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुकी हैं, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी बड़े सदस्य हैं उसमें। तो उसके बाद भी मेरे फूफा जी सब कुछ क्या बोल रहे हैं, अगर वही में किसी मर्द, जो टिपिकल मर्द जिसको बोलते हैं, जिसको दर्द नहीं होता, जो मूवीज में हम देखते आ रहे हैं, क्या जो कोई अगर लड़की भी होती तो मेरे फूफा जी को दिक्कत नहीं होता उस फोटो को, क्योंकि मुझे जगत तारण जैसे वहां पे और इतने सारे अधिकारियों और संस्थाओं के अध्यक्षों के साथ बैठने का मौका मिला था। टिपिकल पेरेंट्स का यही होता है कि उसको बहुत हाई फाई करके शेयर करते हैं, अरे मेरा बेटा तो फलाने जगह बैठा था, यही होता है। मेरे फूफा ने बस उसका विरोध करने का कारण ये था, मेरे पापा ने विरोध तो नहीं किया बट उन्होंने कहीं शेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनकी लैंगिकता जो है वो मेल या फीमेल नहीं है, ये थर्ड जेंडर से बिलोंग करती हैं। तो क्या हमारे सारे कार्य के ऊपर हमारी लैंगिकता, हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन इतना भारी हो जा रहा है कि लोग मीटिंग छोड़ के चले जा रहे हैं? तो मैं चाहूंगा सर अपनी बात रखें। हमारे भाई बोले कि चलिए साथ में खिंच जाए, तो अच्छा लगा हमको देखकर कि सब लोग साथ में, सबको साथ देना चाहिए, सबके साथ बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वैभव कुमार शर्मा, और प्रयागराज में पिछले 12 वर्षों से प्रयागराज की चीज़ों को अपडेट करने में लगा हुआ हूँ। और मैं आज इंडियन ब्लॉग स्टार के साथ अपने भाई के साथ आया हूँ, जो कि हमेशा से ये संस्था से जुड़े रहे, माता जी के साथ जुड़े रहे और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी है हमारे भाई। तो उन्हीं के साथ आज आए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि एक बार चलना है। फिर और जैसे और कोई जगह होती तो एक बार तो नहीं जाते, लेकिन
जो समाज में है वो समाज के अंदर सबको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, सबको साथ लेके चलना है। तो इसीलिए हमने ज्वाइन किया और जानते कि हम ज़्यादा नहीं सपोर्ट कर सकते, लेकिन मेरा छोटा सा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को वैल्यू दे पाएगा और उससे आगे बढ़ा पाएगा। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कृष्णा तो अपने बारे में बताएं, जो कि अभी नया इनिशिएटिव चालू किए हैं, इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वापस अपडेट करते रहते हैं और इनके बारे में कुछ चीजें यूनिक्स भी हैं कि चप्पल नहीं पहनते। मैंने नोटिस किया था, इनसे पूछा था, तो मैं चाहूंगा उसमें भी एक बार बताएं क्योंकि मेरे भी क्यूरियोसिटी हो जानने के लिए। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम कृष्णा कुमार प्रजापति। बेसिकली मैं भदोही जिला से बिलोंग करता हूँ, लेकिन प्रयागराज इस मानसिकता से आया था कि यहाँ रहकर मैं स्टडीज करूंगा, पढ़ाई करूंगा और मैं नीट का प्रिपरेशन करता हूँ। तो उस फील्ड में भी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आके ना मुझे मतलब कि ऑनलाइन में पढ़ाई करता था माता जी पहले, तो सोशल मीडिया थोड़ा लगाव हो गया। तो मैं सोशल मीडिया पर काम करने लगा, घूमने फिरने लगा, लोगों से मिलने जुलने लगा, बात करने लगा। मुझे लोगों से मिलना जुलना, पब्लिक में जाना अच्छा लगता है, तो लोगों से मिलता जुलता हूँ, लोगों के बारे में समझता हूँ, जानता हूँ, तो चीजें अच्छी लगती है। तो मैं सोचा है कि मैं इस चीज को प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सभी की चीजों को शेयर कर सकते हो। तो हमने उसको दूसरे लोगों के पास क्या चीजें हैं वो दूसरों को अवगत कराया, उसके बारे में बताया और सोशल मीडिया से हम लोग आए तो चीजें अपडेट देते रहते हैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और बाकी अच्छा लगा यहाँ पे माता जी का आशीर्वाद है। बाकी सभी लोग जो है कि हम भी चाहते हैं कि जितना एक नॉर्मल कॉमन मेल फीमेल को जो है कि रिस्पेक्ट मिलता है समाज में, वैसे ही थर्ड जेंडर को भी सम्मान मिले और सभी लोग जो है कि जहाँ जाए बढ़ चढ़ के सहयोग करें। जो होने वाला ये प्राइड परेड है उसमें सभी लोग हिस्सा लें और जितने भी तन मन धन से जुड़ सकते हैं, जैसा भी हो इसमें सहयोगिता सभी लोग का करें, क्योंकि नहीं चाहता कोई कि समाज में अगर कुछ भी चीजें होती है तो इनबैलेंस हो जाती है, तो उस चीजों को जो है कि मेंटेन करना है और हम आप जो है कि युवा पीढ़ी इस चीजों को आगे बढ़ा सकती है। तो धन्यवाद सभी को और तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ अपनी तरफ से। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे किया, क्योंकि सच में हमें नहीं मालूम था कि प्रयागराज में ऐसी संस्था काम कर रही है। और अपना परिचय मैं बताना चाहूँगी कि जब आपका फ़ोन आया था हमारे पास तो उसी समय से मैंने एकदम आजकल जो भी इवेंट है उसे छोड़कर मैं पहले यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। दीपशिखा कनौजिया नाम है मेरा और मैं मीरा फाउंडेशन टीम से कार्यक्रम मैनेजर हूँ। इसके साथ ही मैं 181 वुमेन हेल्पलाइन में एज अ काउंसलर गाजीपुर में नियुक्त रह चुकी हूँ। तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो भी मामले हैं, मैंने 1000 से ज्यादा मामले हैं उसको सुलझाए और आज भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत निःशुल्क समाज सेवा के रूप में कर रही हूँ। तो मेरे पास उत्तर प्रदेश या भारत के अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी महिलाओं की और बच्चों की से रिलेटेड मैटर आते रहते हैं, वायलेंस से रिलेटेड हो चाहे किसी भी प्रकार का, तो उस पर भी हम कार्य करते हैं। और साथ ही जो हमारा एक उद्देश्य है मीरा फाउंडेशन का कि जो वो बच्चे हैं जैसे जो रिक्शा चालक हो गए या कोई माला या इस तरीके से बनाने वाली फैमिलीज है जो फाइनेंशियली वीक हैं, तो उनके हमें पूरे एरिया में काम करना है, किसी एक जगह बंद के काम नहीं करना है। मेरा शेल्टर होम नहीं है, हम लोग जो है हर जगह जाते हैं और हमारा गैदरिंग प्लेस है वाराणसी में। तो अभी भी मैं कल बच्चों के साथ वर्ल्ड वाटर डे मनाकर आई हूँ। बच्चों को ड्राइंग हमने दिया था। उद्देश्य देखिए, जो निचले स्तर से फैमिलीज होती है उनका ये होता है कि बच्चे को सामान मिल रहा है तो वो भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन हमने उनसे ये कहा कि आप पढ़ाई करोगे, आपको हम पढ़ाने आएंगे, रोज हम वहाँ पढ़ाने जाते हैं, 2 से 3 घंटा उनको शिक्षा देते हैं, तभी हम आपको कोई चीज देंगे। क्योंकि हर इंसान को किसी चीज का लालच ही होता है। तो वो बच्चे हैं, पेरेंट्स भी उनको ये ढकेल देते जाओ बेटा सामान बन रहा है आप ले लो, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं उनके मन में ये आज बच्चे मुश्किल है, हम तो उन्हें ढालेंगे तो वो बनेंगे ही बनेंगे। तो हमारे साथ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो अच्छे से ड्राइंग भी करते हैं। साथ में मेरे बच्चे मेडल भी लाए थे काशी इंटर फुटबॉल क्लब पिछले साल। हमारा एनजीओ 2016 से काम कर रहा है। जब उत्तर प्रदेश के जिले में बाढ़ आई थी तब इसको किया गया था, शुरुआत की गई थी। और मीरा कनौजिया जी मेरी मदर हैं, जिन्होंने इसको शुरू किया और वो अभी भी और वो फुटबॉल चैंपियन और वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी रह चुकी है। तो अभी भी बच्चों को शिक्षा दीक्षा उनसे ही मुझे ये सीख मिली है। और मैं कहीं वुमेन हेल्पलाइन में भी नहीं थी, लेकिन सोशल वर्क करना मुझे बहुत अच्छा लगता। साथ ही जैसा कि अब मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा उद्देश्य है
कि एक इक्वालिटी की बात करें, समानता की, ना कि कोई वो गरीब है, अमीर है या ट्रांसजेंडर या किन्नर है, इससे हमें कोई भी, हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। और ये कहने की नहीं, बड़े बोल नहीं है, इसे मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं पूरा इंडिया नहीं बदल सकती, लेकिन अपने आसपास के अगर मेरे पढ़ाने से 2 बच्चे भी कुछ अधिकारी लेवल कुछ भी बन गए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। इसके साथ ही जब, जैसा कि मैं जब छोटी थी तो मार्केट वगैरह में जाती थी, जैसे आपकी समुदाय से या समाज से कोई आ जाता है तो देखिए, जैसे मैम ने कहा कि एक ही मछली सारे दबाव को जिंदा करती है, इसी एक के बर्ताव से सब लोग सबको एक जैसा ही सोचते हैं। पर मुझे ये चीज, जैसे लोग वो जाएंगे ना तो लोग हंसते हैं, ये मुझे बहुत खराब लगता है और इतना ज्यादा फील होता है कि आखिर क्यों हंसते हैं, ये क्या है, मतलब क्या उनके भगवान ने उन्हें बनाया है, उन्हें अगर उनका भी कट कीजिए तो ब्लड रेड ही रहेगा और वो भी इंसान है। और वो सबसे बड़ी बात है कि इंसान जब हंसता है तो मैं उल्टा उसको बोल भी देती हूँ। आप समझिए कि चाहे बस हो, ट्रेन हो, अब मुझे अगर, क्योंकि मैम ये कहने के बाद मेरी कई जगह इस तरीके से बहस भी हो चुकी है, अब उसे लोग लड़ाई समझे, झगड़ा समझे, किसी के लिए बोलना वो मैं करती हूँ, इसमें पीछे कभी नहीं। और आज आपके साथ मैं बैठी हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके साथ मिलना, सभी लोगों के साथ बैठी, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ पर आई हूँ। बोलने के लिए शब्द बहुत हैं, लेकिन हाँ, समय सीमा देखते हुए जो मेरे मन में आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ, ना कि मैंने कोई स्पीच तैयार की है। बस मैं चाहती हूँ कि आप सभी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सोशल मीडिया पे अभी बहुत कम सब्सक्राइबर भी हैं। मैं ये चाहती हूँ कि निःशुल्क समाज सेवा कर रहे हैं माँ, हमें 4 किलोमीटर पैदल भी चलना होता है तो मैं पैदल चलती हूँ। आप सभी वाराणसी, आप सभी को मैं बोल रही हूँ, तो आप आइए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जरूर मिलिए बच्चों से, हमारी टीम से जो काम कर रहे हैं। और बाकी आप सभी को धन्यवाद माँ, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगा, और मैम का नंबर मुझे दीप से मिला था और मैंने मैम से बोला था तो मैम टाइम निकाल के आई हैं, तो मैं चाहता हूँ मैम भी इस बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा नाम नाज़नी है, मैं वैसे रहने वाली तो बांदा जिले की हूँ, चित्रकूट में काम करती हूँ पत्रकारिता, खबर लहरिया न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम, उसमें न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। और ये खबर लहरिया में सिर्फ महिलाएं पत्रकार हैं, सारा काम महिलाएं करती हैं, पत्रकार से लेके प्रोड्यूसर तक सब महिला हैं। तो मेरी जो बीट है महिला मुद्दा की, और पर ये LGBT की बीट मैंने खुद से अपने ऑफिस में बोल के लिया कि मुझे इन पे भी काम करना है, मुझे इनकी भी रिपोर्टिंग करनी है। तो 2018 में शायद मैं पार्टी जी से मिली थी, फिर इनके जरिए रक्त संस्था से मिली, इनकी टीम से मिली, और ऐसी मेरी रुचि और बढ़ती गई और जानने के बारे में। और ये जो होता है ना, अक्सर हम ट्रांस की खबरों को नहीं देखते हैं, अगर उनकी खबरें आएंगी भी तो बस यही आएंगी कहीं मारपीट कर ली है उन्होंने, कहीं थाने पे घेराव डाल दिया, कहीं पैसे मांग रहे हैं, दंगा कर रहे हैं। जो वो अच्छे काम कर रहे हैं, किसी पद पे हैं, वो उजागर नहीं होते हैं। तो फिर मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखने लगी, ढूंढने लगी, आपके पास पहुंची। और फिर एक रेशमा जी है बिहार में, वो कैफे चला रही है, उनके पास पहुंची। पायल जी लखनऊ में, वो 2017 में उन्होंने फैशन शो किया था, तो उसमें गई थी। तो मैं इसी तरह से आप लोगों की टीम से जुड़ के आपसे मिली, तो आपसे किसी और का नंबर लिया, उनके पास पहुंची। इस तरह से मैं मिलती रहती हूँ और उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो दिखाने की कोशिश करती हूँ, उनके स्वतंत्रता या उनका अधिकार, स्वास्थ्य को लेकर के मैं खबर निकालती हूँ। मेरा नाम सुनीता है, वैसे हम दोनों लोग साथ देते हैं। तो मेरा नाम सुनीता है, मैं रहने वाली चित्रकूट से हूँ, लेकिन प्रयागराज में काम करती हूँ, खबर से। तो वही जो नागनी बता गई है, तो जैसे हम लोग पत्रकारिता करते हैं तो ग्रामीण पत्रकारिता करती थी, गाँव की स्टोरियाँ करती थी। हमें तो पहले गांव में जैसे सब लोग बता रहे हैं ना कि आप लोगों को देख लेते थे, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते, बहुत ढेर सारे, तो हम लोग भी ज्यादा नहीं जानते थे। लेकिन जब से पत्रकारिता करने लगे तो थोड़ा सा समझ हमारे भी आ गई, और मैं अपने साथ खींच ले आती, चलो और जानो। हमारे बीच में श्री महंत संजनानंद गिरी जी हैं, जो समर्पित ट्रस्ट की प्रदेश अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर माता जी का आश्रम चलता है, जिसमें करीब 100 लोग हैं, और उसका माता जी की अनुपस्थिति में पूरा देखभाल यही करती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये भी अपने लाइफ के बारे में, और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो ये थोड़ा सा बताएं कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स ट्रांसजेंडर्स को आती हैं,
और एक कैसे बाकी ट्रांसजेंडर्स और बाकी लोगों को कैसे समर्पित ट्रस्ट के माध्यम से हेल्प कर रही हैं। जय श्री महाकाल। मेरी प्रोबाइटी है महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की शिष्य संचनानंद गिरी, और मैं समर्पित ट्रस्ट की मेंबर हूँ। जैसे अभी मैंने आते से, मैं जस्ट अभी आई हूँ, आते से इनका एक ये सुना है कि कोई आके चला गया। मैं एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, जितने एनजीओ हैं LGBT ट्रांसजेंडर का पैसा आता तो आप एक्सेप्ट करते हो। सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर में फंडिंग आता है, कोई भी, चाहे HIV का हो या किसी भी फील्ड का हो। अगर LGBT में है तो सबसे ज्यादा फंड ट्रांसजेंडर का आता है, और आप ट्रांसजेंडर को इग्नोर करते हो। मुझे अब पता नहीं, यहाँ से लेके मुंबई से लेके दिल्ली से, मैं मुंबई में एनजीओ में भी रह चुकी हूँ। फंडिंग तो सर ट्रांसजेंडर का अच्छा खासा आता है, चाहे ये एनजीओ चला रहे हैं या कोई भी एक्स्ट्रा एनजीओ चला रहा है, सबसे ज्यादा फंडिंग आता है और उसी को ज्यादा इग्नोर करते हैं। सिर्फ पैसे के लिए ट्रांसजेंडर है और उसके लिए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। तो मैं ही बोलना चाहती हूँ कि आज जो खुल के आ रहे हैं सामने, तो उस चीज के लिए आप लोग आइए आगे। हम तो हैं ही आप लोग के साथ, खड़े होने को तैयार है, लेकिन आप खड़ा होने का मौका दीजिए। हमारा समर्पित ट्रस्ट इतने सालों से काम कर रहा, हमारी गुरु हर एक जगह काम कर रही है, हर एक फील्ड में काम कर रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। हमारे गुरु ने तो हम कभी ऐसा, हमारे समर्पित ट्रस्ट में या हमारे गुरु किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं, तो इनके पास जेंट्स भी प्रॉब्लम लेके आते हैं, लेडीज भी प्रॉब्लम लेके आते हैं। ट्रांसजेंडर का तो मेंबर है ही, वो करती ही हैं। लेकिन हम लोग ने तो कभी ये नहीं सोचा कि आप हमारे पास क्यों आ रहे हो, आप तो जेंट्स हो, जेंट्स के पास जाओ अपना प्रॉब्लम लेके, आप तो लेडीज हो, लेडीज के पास जाओ। हम लोग अपने ट्रस्ट के थ्रू या और किसी चीज के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे गुरु के साथ मिलके, हमारे गुरु की प्रेरणा ऐसी रहती है कि बेटा हमें सबके लिए काम करना है। लोग हमें कितना भी इग्नोर कर, हमारे गुरु ने ये सिखाया कि हम इग्नोर करके आगे बढ़ना है। बकने दो, जो बोल रहे कि पीठ पीछे से हंसने दो, बकने दो। आज अगर हम लोग पीछे हटते ना, तो हमारे गुरु राज्य मंत्री के दर्जा पे नहीं होते, आज ट्रांसजेंडर मेयर नहीं होते, आज ट्रांसजेंडर ऊंचे पोस्ट पे नहीं होते। लड़के आए हैं, कोई कितना भी भाग लो, समाज में हम तो अपना अधिकार लेके बैठेंगे। हम तो यही बोलेंगे कितना भी भाग लो। LGBTQ हैं तो सब एक ही हैं। कोई लेडीज अपने आप को लेस्बियन बन के बैठी है तो चुपचाप अपने आप को, अपने मन के अंतर आत्मा को दबा के बैठी है, जी नहीं सकती है। खुल के कोई नहीं जी रहा। चाहे सिर्फ ट्रांसजेंडर है जो अपने आप को दुनिया से, नजरों से, जो बोलना है बोलने दो ना। लेस्बियन जी पा रहा है ना, गे जी पा रहा है, कोई खुल के नहीं जी पा रहा। तो मैं ओपन बोलती हूँ, आप खुल के जी पा रहे हो? नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, नहीं जी पाते हैं। हम खुल के जी रहे हैं, हम अपनी लैंगिकता नहीं छुपाएंगे। हम क्यों छुपाएं? हम तो गॉड गिफ्टेड है, हम तो भगवान ने अच्छा आशीर्वाद देने के लिए बनाया है भी है, और समाज से लड़ने के लिए बनाया है। समाज की जो भ्रांतियां हैं, जो गलत सोच है, उस चीज से लड़ने के लिए बनाया है। आजकल तो बेटियों को फेंकते थे, हम तो फिर भी ट्रांसजेंडर है, अब सुधर गए। नहीं तो बेटियों को मार के फेंक देते थे कि बेटी पैदा हो गई। हम तो बहुत दूर है, ट्रांसजेंडर है। हमारे गुरु से जो प्रेरणा मिली है, हमारे गुरु से जो शिक्षा मिली है, जिन्होंने बोला कि घर लेके चलते हैं, तो वो प्रेरणा हमें गुरु से मिली। हमारे गुरु ने सिखाया है कि बेटा ऐसे लेके चलना है, इस तरह से लेके चलना है। तो मैं ही लोगों को बोलना चाहूंगी कि आपको LGBTQ का फंडिंग अच्छा लगता है, और उसमें LGBTQ में अगर कोई आपके साथ खड़ा हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो मैं यही बोलूंगी कि आप जिस तरह से फंडिंग और ये कर रहे हो, चाहे ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड फंडिंग ले रहा है इस चीज का, जिस तरह से आप फंडिंग ले रहे हो, अब उस तरह से उनके साथ भी खड़े रहना सीखो। हाँ, सिर्फ पैसा ही आप हमारे नाम पे कमा रहे हो और हमें इग्नोर कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम इग्नोर करना चालू करेंगे, अगर हम करेंगे कि हमारे सिर्फ ट्रांसजेंडर का ही फंडिंग हो, बाकी LGBT जो भी है हम उनको LGBT को नहीं जानते, तो फिर लोग क्या कर लेंगे? अगर हम ये मुद्दा उठाते हैं कि जो भैया बहुत सारे, आज मुंबई में हम सफर ट्रस्ट है, किन्नर अस्मिता है, किन्नर माँ है, जो मुंबई का मैं जानती हूँ, आज हम सफर बहुत बड़ा ट्रस्ट है, और आज से नहीं कम से कम आज 20 सालों से चल रहा है। और हम सफर अभी लखनऊ में ब्रांच भी खुल गया उसका, सबसे पहला ब्रांच उसका मुंबई में था। हाँ,
मुंबई में था, अभी लखनऊ में सफल में तो अच्छी फंडिंग आती अच्छी फंडिंग आती है, और सिर्फ ट्रांसजेंडर को लेकर अच्छी फंडिंग आती है। LGBTQ का उसका कोई उतना मायने नहीं रहता जितना उसका ट्रांसजेंडर का मायने रहता है। मंगलमुखी ट्रस्ट भी है, तो सारे चीज ट्रांसजेंडर के ऊपर फंडिंग आ रही है, तो आपको साथ खड़ा होने में दिक्कत है, पैसे से दिक्कत नहीं है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि भले बेटियों को मारते थे, हम तो ट्रांसजेंडर हैं। आज बेटियां आगे बढ़ गई है, उससे आगे ट्रांसजेंडर बढ़ेंगे, उससे आगे किन्नर बढ़ेंगे। मैं यही बोल रहा हूँ। भाव भी होता है। अभी पुरुष और महिला जहाँ होती है वहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, लेकिन जिस महिला के साथ घर में भेदभाव होता है, मार्केट में चलते हुए ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव करने से पीछे नहीं हटती है। और हम लोग सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर्स केवल भिक्षावृत्ति करते हैं, बधाई करते हैं, बट हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो इस चीज को तोड़ती हैं, जो कि फार्मासिस्ट हैं और वो भी फार्मा कर चुकी हैं, आज फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस भी कर रही हैं, और वो शतरंगी सलाम की फाउंडिंग ट्रस्टी हैं और हमारे यहाँ डायरेक्टर भी हैं। और मैं चाहूंगा कि सनाया जी अपने बारे में बताएं और बताएं कैसे वो समर्पित ट्रस्ट और शतरंगी सलाम के साथ मिलकर के पूरा LGBT समुदाय के लिए और बाकी लोगों के लिए कार्य कर रही हैं। जय श्री महाकाल। मेरा नाम डॉक्टर शनाया नंदगिरी है और मैं शिष्या हूँ माता जी के आश्रम में, और उनकी पोती शिष्या भी हूँ। और माता जी के साथ ही साथ मैं ऑल इंडिया शतरंगी सलाम एसोसिएशन में डायरेक्टर की पोस्ट में हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में हूँ, और साथ ही साथ फाउंडिंग ट्रस्टी भी। तो हमने शुरू से ही माता जी ने हमारा सहयोग किया, और जो उनका समर्पित ट्रस्ट है और मैं उसमें भी अस्थायी मेंबर हूँ, तो हमने शुरू से ही माता जी के साथ मिल करके एनजीओ को, जो एनजीओ के उद्देश्य हैं जिनको लेकर के हमने एनजीओ का निर्माण किया था, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और माता जी का ही आशीर्वाद रहा है कि हमारा जो एनजीओ है जब से रजिस्टर्ड हुआ है, लगभग 8 से 9 महीना ही हो रहे हैं हमारे एनजीओ का रजिस्टर्ड हुए। तो उसमें हम लोगों ने कई इवेंट्स किए छोटे बड़े, जिसमें से लगभग 13 से ज़्यादा छोटे इवेंट्स हैं और 5 से ज़्यादा बड़े इवेंट हैं जो कि स्टेट और उसके अलावा भी नेशनल लेवल पे हैं हमारे। तो उन सभी में हमारा कोलैबोरेशन रहा है माता जी के साथ, और उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। साथ ही साथ हमें हमारे अभिभावक कहें या पेरेंट्स कहें या संरक्षक कहें, उसकी तरह हमें आगे लेके चला है, छोटे बच्चों की तरह लेके चला है हमको। और हर जगह पे जहाँ पे हमें लगा कि हम फंस रहे हैं या हम कहीं अटक रहे हैं, तो उन्होंने एक माँ की तरह हमको आगे बढ़ाया और आगे रास्ता दिखाया। और इसी के साथ हम लोग का जो काम है वो सिर्फ LGBTQ या फिर ट्रांस तक ही सीमित नहीं है। मोटो तो है हमारा जो LGBTQ है और ट्रांस है, वो तो हमारा उद्देश्य है। उसके साथ साथ हम पिछड़े वर्ग या फिर अन्य जो बहुत ही दबे कुचले हैं उनको भी साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। मेनली जो हमारा वर्क है, हमारा वर्क इस पे है कि हम कैसे अवेयरनेस फैलाएं। जब एक बच्चा जन्म लेता है और वो अपनी एक छोटी मानसिकता कह सकते हैं जो परिवार के द्वारा दी जाती है, ठीक है, तो उस समय जब उसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ है और वो ऐसा है कि सबसे अलग है, तो वो उस समय महसूस करता है कि वो उसके अंदर जो है वो एक डिसऑर्डर है, एक डिसीज है, एक बीमारी है। तो हम उसको उस बीमारी से या फिर उसकी सोच से बाहर लाने का भी काम करते हैं। अभी तक हम टोटल 20 से ज्यादा लोग, जब से हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है, 20 से ज्यादा लोगों को हमने बाहर लाया और उनको उनकी पहचान बताने का काम किया है। हमारे एनजीओ का उद्देश्य जो है वो आगे काफी बड़ा है और हम माता जी के साथ अभी तक मिलकर काम करते रहे हैं और आगे भी हम माता जी के आशीर्वाद में माता जी के साथ मिलकर के काम करते हैं। अब एक चीज हम लोग को पता होगा, जब हम किताब से कुछ पढ़ते हैं तो जल्दी बोलता है, लेकिन अगर टीवी में कुछ देखते हैं, नाटक में देखते हैं, तो हमको वो देर तक याद रहता है। तो हमारे बीच में रमेश कश्यप जी हैं, जो कि एक प्रयागराज के बहुत ही फेमस रंगमंच कर्मी है। तो मैं सर से ये जानना चाहूंगा कि सर जो हमारा एंटी रेप प्रोटेस्ट भी हुआ था 1 सितंबर को, उसमें सर ने हमारा एक नाटक था, उसमें सर ने पूरा अच्छा से कोरियोग्राफी किया था। तो मैं सर से जानना चाहूंगा कि कैसे वो अपने नाटक के क्षेत्र से LGBT समुदाय के लिए और बाकी लोगों के लिए कैसे वो सोशल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। माता जी देखिए, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देता हूँ। विषय बहुत सारे। मेरा नाम रमेश कश्यप है,
बहुत छोटा सा अपना अभिनेता हूँ, बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों में और बराबर फिल्में कर रहा हूँ। दूसरा, इंडियन फोक एंड मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक संस्था चलाता हूँ, जिसमें कलाकारों को तैयार करना, उनको एक्टिंग की भाषा समझाना कि अभिनय क्या है, लड़के लड़कियों को। और मैं चाहता हूँ कि समुदाय के भी लोग मुझको मिले जिनको हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी लंबा चौड़ा भाषण दे डालते हैं तो बैठेंगे, सुनने का चले जाएंगे, दिमाग से निकल जाता है। और अगर वही चीज एक अभिनय के माध्यम से या संगीत के माध्यम से समझाते हैं तो लोगों के दिमाग में घुसता है। तो सरकार भी बहुत सारा प्रचार अपना जो है नुक्कड़ नाटक और लोकगीतों के माध्यम से करा देती है, मैडम को मालूम। तो मैं अपना परिचय बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे लाया किसी लोगों की जब अपना एनजीओ बना रहे हैं, किसी ने मुझसे बोला कि हमें सबसे सबसे करें वो एनजीओ बनाना, बताएंगे कैसे एनजीओ बनेगी। तो हमने कहा कि किस विषय का एनजीओ बनाना चाहते हो, तो लोग बोला कि मैं ऐसे सब्जेक्ट को बनाना चाहता हूँ तो एनजीओ पे काम करें। हमने कहा भैया पैसे बोलते घर से मत बोलो, घर वाले जुटा मारेंगे, गलत है क्या हम करेंगे। हमने कहा अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो ये एनजीओ बनाना। आज सर मैं पीछे पैदल नहीं हटाऊंगा। हमने कहा चलो ठीक है, पूरा मतलब बताया, पूरा कैसे क्या हुआ, किसका रजिस्ट्रेशन पर, और वे बराबर काम करते रहते हैं। और बीच बीच में जो मुझसे पूछता है, जो मुझको मालूम होता है कि मैं इसको मार्गदर्शन करता रहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि कितनी एनजीओ, 67 एनजीओ ओनली फॉर कल्चर। कल्चर की 67 एनजीओ जो मेरे पास लिस्टेड है वो रखी है। और सोशल वर्क में हजारों एनजीओ लोग प्रयागराज में काम कर रहे हैं, 1000 के ऊपर मैं बता रहा हूँ काउंटिंग जो सोशल वर्क को लेकर काम कर रही है। क्योंकि मैं इससे पहले था 14-15 साल पहले संस्था की एक संस्था है सर, जिसको अनिल यूनिवर्सिटी और अतुल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, और आपको मालूम होगा, मैं आपको पहचानता हूँ, ठीक है। मैं उनकी कल्चरल विंग में था और सोशल विंग में एक प्रोग्राम आया था WHO से, MSM मेल टू मेल सेक्स का, वो 3 साल चला। और उस बीच का मैं तो 13 साल की उम्र से रंगमंच के क्षेत्र में हूँ, और समाज को जलाने के लिए हम लोग बहुत सारा नुक्कड़ नाटक किए। एड्स का आया माता जी, यहाँ तक कि हम लोगों ने जेल में जाके क्यों नाटक किया है, आपको लोगों को नहीं मालूम, जेल में भी कंडोम बटते हैं। बहुत सारे डेडलाइन एरिया में पूरे उत्तर प्रदेश में जा जाके हमने वो कार्यक्रम किया है। देखिए, हमको तो कलाकार है, कोई प्यार से बुलाया हम उसके लिए है। तो मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, क्रांति को तोड़ना है। जब हम कलाकार बनने चले थे तो हमारे माता पिता दोनों एजुकेशन सोसाइटी में थे, वो तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन पूरा रिश्तेदार मालूम क्या कहता था, साला में चढ़ने निकल। तो आप जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको पहले घर वाले रोकेंगे, तो मोहल्ले वाले इतना दर्द कर देंगे कि आप परेशान हो जाओगे। तो हमें किसी से घबराना नहीं है और आगे निरंतर बढ़ते जाना है। मैं तो कहता हूँ कि समुदाय से अगर कोई एक्टिंग के लिए आता है तो बराबर तैयार रहता हूँ, उनके लिए अगर प्रयागराज में हूँ तो मैं तैयार कराऊंगा, इनको हमेशा तैयार कराऊंगा। और मैं माता जी से निवेदन करता हूँ ये कल्चरल विंग की भी स्थापना कर दें, समर्पित का एक अपना कल्चरल विंग होना चाहिए, जिसमें फैशन शो, सिंगिंग, एक्टिंग, माता जी से बात कर माता जी ध्यान देंगे, ये कल्चरल विंग की स्थापना समर्पित करना चाहिए। और 17वीं कलाम को उसमें सिर्फ अपने समुदाय के लोग उसमें मॉडलिंग भी करें, एक्टिंग भी करें और सिंगिंग भी करें। अगर सिंगिंग किसी को नहीं आती तो ऐसे पिक्चर को हायर किया जाए तो बैठ कर सिंगिंग सिखाए, क्या प्रॉब्लम, जब चाहो तब सब बहुत सारे। आपकी बात में मेरा निवेदन है कि अगर ऐसा कुछ स्टार्ट करें तो इक्वालिटी की ही बात करें, मतलब हम लोग इसको खत्म करना चाहते हैं। सभी लोगों को मतलब हम अपने समाज को पहले देंगे, बाकी लोग को यही तो सारे लोग सोचते हैं, बाकी तो मैं पहले अपने बारे में करूँ, बाकी तो बैठे हुए अपने अच्छी चीजें जाते, किसी ने पहले भी समुदाय की चलिए हम बहुत अच्छे सिंगर टीचर हैं, आपके समुदाय में गाना सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, कथक सिखाते हैं। और आज तक मैं बॉम्बे में रहता हूँ और बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, अच्छे कोरियोग्राफर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी फील्ड में जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि समुदाय हमारा और हमारे जो साथी आए हैं वो आप लोग का सहयोग रहेगा और बाकी लोग एक साथ हैं, जहाँ जिसको भी बड़ी जरूरत है मैं आपकी सेवा में।
मेरे कार्य के बारे में बताएं। नमस्कार, अशोक कुमार मौर्य, पेशे से स्वास्थ्य विभाग में लगभग शिक्षक हैं। सत्यमेव लोक कल्याण सेवा समिति नाम की हमारी एक एनजीओ, जिसके माध्यम से हम तो ये चाहते हैं कि हर क्षेत्र में काम हो, लेकिन स्वास्थ्य में क्षेत्र में रहने के नाते उसमें ज़्यादा कार्य होता है। तो जैसे हमारा क्षेत्र पड़ता सोनापुरी तहसील है, तो उस तहसील के बीच में जितने लोग मरीज हमसे मिले उनकी तत्काल दवा चलाना, मतलब उनकी हर ढंग से मदद करना, और उसके साथ साथ कभी कभी से जगहों पे मतलब ये रहती तो मेडिसिन स्वास्थ्य विभाग की है, वो अपने बिहार पे मिलती है, तो एक निःशुल्क कैंप का आयोजन करना जिसमें कि फ्री सेवा उनकी एक ढंग से सेवा भी हो जाए। और हमारा तो ये उद्देश्य है जिस ढंग से ऊंची नीची जमीन जो है समाज को बराबर मतलब जैसे ऊंची नीची जमीन जो है बराबर पैदावार नहीं दे सकती, वैसे ऊंचा नीचा समाज भी समाज मतलब दे सकता है। तो हमें तो सबको लेके चलना है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हेल्थ है। और कहीं कहीं लोगों द्वारा गलत देखने को मिलता है, जितना अपने पद में उतना हम दूसरे को करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि उनके आगे ढेर सारे जो प्रशासन है और चीजें हैं। तो हर ढंग से हर चीज को समझते हुए सबका एक समाज है, सबका एक सम्मान है, और जो जिस लायक है उस लायक में मदद की भावना होनी चाहिए। और बच्चे हमारे एनसीसी फाइनल किए इस साल बीएससी के साथ और नीट की तैयारी में है, वो भी कैंप में लगे थे तीनों, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो वहाँ कैंप पे भी मदद करना, आते जाते मदद करना, कहाँ स्कूल रहा है करना, मतलब जिस ढंग से माँ बाप उसी ढंग से बच्चे भी अपने सेवा में लगे हुए हैं। और मेरी धर्म पत्नी जी भी पेशे से स्टाफ नर्सिंग है और फार्मासिस्ट भी है। यहीं बगल में आयुषी एक नर्सिंग होम प्राइवेट कंपनी के सामने नाइट में सीनियर स्टाफ नर्स है, वो भी देखती रहती हैं कि क्या कैसे किसी गरीब के ढंग से मदद हो सके। और नाइट में ड्यूटी करने के साथ जो दिन में समय मिलता है, ये एक छोटी सी क्लिनिक भी चलाती है। क्लिनिक में इनका बहुत ज्यादा पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है कि 2-4 रुपए बच रहा है, लेकिन लोग आए हमसे मिले जो हमारे लायक वो मदद लेते हैं। सेवाएं होती है, गरीब से हो या जो भी छोटे बच्चे हैं और बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी होता है, हम अगर कोई रोड पे भी अगर ऐसे कभी ऐसे इत्तेफाक से मुझे ऐसे कई बार कैसे मैं ऐसे गाड़ी लेके जा रही हूँ, लोग सोचते हैं अरे वो बुढ़ा गिरा हुआ तो मैं क्यों उठाऊँ, मेरा क्या काम है। पर मैं अगर उस बुढ़े पे या कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, बच्चे हो, मेरी अगर निगाहें उस समय उस पर पड़ रही है तो मैं देखती हूँ तो ये होता कि नहीं, ये इस जो है बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसे एक दिन मैं ऐसे जा रही थी गाड़ी लेके, संजोग से उस आदमी को जो है हार्ट अटैक आया। जब मैं उसको CPR देने के लिए वहाँ पे जो है मैं ग्लव्स बैग में मेरे रहता था, डिग्गी खोली, जो है ग्लव्स निकाली, तुरंत CPR के लिए जो है मैंने जब किया तो लोग कह रहे आप हैं कौन, आप क्यों ऐसे कर रही हैं। तब मैंने सबको डांटा, अरे मैं पेशे से स्टाफ नर्स हूँ, मुझे पता है क्या यहाँ पे करना है, मुझे इस समय मुझे जान बचानी है। वो किस जाति का है मुझे ये मायने नहीं रखता है, ब्लड का रिलेशन एक ही होता है, ब्लड का खून एक ही रंग का होता है, इसलिए मुझे इस समय उसे मुझे बचाना है। जो भी है मैं उसे बचा के फिर मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। ये हुआ कि एम्बुलेंस आ रही है, तुरंत एम्बुलेंस से मैंने उसको सरकारी हॉस्पिटल के लिए जो है तुरंत अप्लाई किया, ले जाए कम से कम उसकी जान बचे। जब वो जो है जब मैंने CPR दिया, थोड़ा सा जब होश में आया तो उसके जो घर के साथ वाले लोग थे मेरा पैर पकड़ने लगे, नहीं मैम आपने जो है मेरे इस बुढ़े को बचा लिया, आपने कितना अच्छा ये काम किया कि वो आज मेरे साथ जीवित मैं उनको लेके जा रही हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ सब लोग ये काम करिए, कहीं भी अगर कोई ऐसे दिख रहा है तो आप उसका सहयोग सपोर्ट करिए। इसको अपने काजल के बारे में प्रणाम सबको, मेरा नाम मानसू है, मैं प्री ग्रो शिक्षा संस्थान का मेंबर हूँ। मैं प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करता हूँ। अगर मैं अपने संस्था के बारे में बात करूँ तो मेरा संस्था जो है वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए काम करता है, जैसे फ्री ब्लड इन 1 कॉल, और क्या कहते हैं जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको राशन प्रोवाइड करना, और जो कैंसर पेशेंट हैं और डायलिसिस जिनकी हो रही है उनको ब्लड प्रोवाइड करना, और क्या कहते हैं जैसे इलेक्शन के समय में वोटिंग कैंपेन और
जागरूकता फैलाना कि सबको वोट देना चाहिए, वोट सबका अधिकार है, ऐसे कई सारे मुद्दों पे काम करता है। और अगर अभी मैं हाल ही में बात करूं, महाकुंभ अभी हुआ है हमारे शहर में, तो उस महाकुंभ में हमारे जो NGO के HOD हैं सर, मिस्टर फरहान आलम सर ने, उन्होंने मोर देन 10 पीपल्स को CPR देके उनकी जान बचाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा जो NGO है ना, एकदम ग्राउंड लेवल पे काम करता है, एकदम हवा में नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं नया हूँ NGO में, सो इतना ही है। सर समझाएंगे अपने बारे में, अपने संस्था के बारे में। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं रहने वाला बराबर से हूँ। मैं अपनी भाग्य रत्न संस्था से जुड़ा हूँ, रिव्यू मेंबर हूँ। और मेरी संस्था जो है गरीब बच्चों को ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है। और मेरी यही अपनी करता हूँ। भाई के साथ में आया है, यहाँ आने पे कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो हम आगे बता सकते हैं या लोगों को भी बता के उनके सहयोग की जो जानकारियाँ हैं दे सकते हैं। अभी किसी उनसे कोई एक अपने बारे में बताए और अपने कार्यों के बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार, सतरंगी सलाम। मैं शिवम दास, मैं सतरंगी सलाम की तरफ से हूँ। तो सतरंगी सलाम की तरफ से हम सभी हैं, तो बहुत सारे NGO है, बहुत सारे संस्था है जहाँ पे मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, आप सबसे भी मिला। तो सभी लड़की लड़का ट्रांस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सतरंगी सलाम एक ऐसी संस्था थी जिसने हर वर्ग के लिए काम किया, लड़की लड़का, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल्स और ऐसे मतलब ऐसे LGBTQ से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमारी कम्युनिटी काम कर रही है। तो हमारी कम्युनिटी का उद्देश्य कोई पर्टिकुलर चीज नहीं था कि हम सिर्फ सतरंगी सलाम जैसी चीज को रख के और LGBT के लिए ही काम करें। तो हम पर्यावरण और लैंगिक समानता और एजुकेशन वगैरह के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और हम धीमे धीमे माँ की मदद से उनसे जुड़ के हम धीमे धीमे इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि और लोग हम इस चीज को लेके जान भी रहे हैं, क्योंकि माँ ने हमारा बहुत सहयोग किया था। क्योंकि हम सभी छोटे थे, लेकिन माँ हमारे साथ बड़ी थी जिन्होंने हाथ पकड़ कर हमें आगे बढ़ाया। तो हम इस चीज को बोलेंगे। इसी को लेके अभी हम 31 मार्च को एक इवेंट करने वाले हैं, माँ के साथ मिलके गौरव यात्रा रहेगी और सबसे खास दिन रहेगा हमारी माँ का। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि 31 तारीख को हमारी गौरव यात्रा में आइए और शाम को ये पार्टी रहेगी, परिणा गेस्ट हाउस से बहुत दूर नहीं है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सब लोग उस दिन आए और माँ का हर्षोल्लास के साथ और हमारे गौरव यात्रा को और गौरव के साथ आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बताने का प्रयास करें कि आखिर प्राइड परेड मतलब क्या होता है और LGBT समुदाय की मुख्य मांगे क्या है, और हम लोग प्राइड परेड या विभिन्न सारे गैदरिंग्स क्यों करते हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक हो जाती है। तो प्राइड जो पहला हुआ था माना जाता है, उससे कहा जाता है कि वो एक अंग्रेजी में कहता है द फर्स्ट प्राइड वाज अ राइट, मतलब पहला जो प्राइड था वो एक तरीके का दंगा था। होता क्या था कि जैसे यहाँ पे अंग्रेजों ने 377 लाया था, वैसे उनके यहाँ भी वैसा एक कानून था। तो लोग क्या किया करते थे कि यहाँ पे भी वो होता था कि अलग अलग जगहों पे मिला करते थे। तो वहां पे एक बार हुआ करता था जहां वो मिलते थे और वहां पे बार बार पुलिस आके परेशान करती थी। ऐसे एक बार परेशान किया गया तो वहां पे एक ट्रांस महिला थी मार्शा पी जॉनसन, उन्होंने ईंटा मारा था पुलिस को। वहां से वो लड़ाई शुरू हुई जो कि 2-3 दिन चली पुलिस और कमेटी के बीच में, और वहां से फिर वो प्राइड का एक वो शुरू हुआ, क्या कहते हैं, संस्कृति शुरू हुई 1968 में। भारत में 1990 के बाद बहुत सारी चीजें एक के बाद एक हुई। तो कलकत्ता में पहली बार एक प्राइड निकाला गया जिसको फ्रेंडशिप वॉक कहा गया था, और उसमें 20 लोग के आसपास थे। उन्होंने एक पीली शर्ट पहनी थी जिसपे कुछ दोस्ती के अराउंड ही कुछ लिखा हुआ था, और कोशिश यही थी कि जितने भी लोग हैं उनको बताया जाए कम्युनिटी के बारे में, और वहां से भारत में ये शुरू हुआ। कोशिश ये होती है प्राइड की कि जो कम्युनिटी के अलग अलग मांगे हैं उनको वापस से बताया जाए
अपनी पहचान दर्ज कराई जाए उस जगह पे, और राजनीतिक तौर पे ये दिखाया जाए कि हमारी मांगे जो है और हम जो है वो, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप तो बहुत कम है, तो कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मांगे जो है वो बेकार है, वो एकदम सही है। एक उनमें से कुछ मांगे तो बहुत ही कानूनी तौर पर सही है, जैसे 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट जो आया, उसमें आप देखेंगे कि कानून में कैसे एकदम लीगली ट्रांसजेंडर लोगों को कमतर इंसान माना गया है। वो है कि आपके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अगर रेप होता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा जो सजा है वो 2 साल की है और फाइन, जबकि आपके पास पहले से ही कानून थे रेप के, आप आसानी से उसके सेम लॉ को वहीं पे डाल सकते थे। और ये बात उठाई भी गई थी राज्यसभा में, और उस समय कहा गया 2019 में कि अभी पास हो जाने दीजिए और बाद में ये बदल जाएगा, बदला नहीं है अभी तक। इसके अलावा जब आईपीसी को बदल के भारतीय न्याय संहिता आया तो ये कहा गया कि जो पुराने कानून है उनमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उसको हटाने के लिए ये लाया गया। पर जो गड़बड़ियां वो थी उनको हटाने की जगह और गड़बड़ियां आ गई। उसमें से एक बहुत मुद्दा जो निकल के आता है वो है कि अगर किसी पुरुष के साथ रेप होता है तो पहले क्या था कि 377 जो था उसका इस्तेमाल हो जाता था, अब वो भी नहीं हो सकता नए कानून में। तो अभी दिल्ली में कुछ हफ्तों पहले एक बहुत ही विभत्स घटना हुई थी जिसमें उस लड़के की मौत तक हो गई। कोई प्रोसीजर नहीं है, किसी के साथ अगर ऐसा कुछ होता है वो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस एक बार सुनेगी ही नहीं, पुलिस मानने को तैयारी नहीं होती कि किसी पुरुष के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। उनको पता ही नहीं है कि निर्भया कांड जैसा उसके साथ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल निर्भया कांड जैसा उसके पुलिस में असलियत डाला गया है। बिल्कुल बिल्कुल निर्भया कांड जैसा उस लड़के के साथ कांड हुआ है। कानपुर में भी तो नहीं, अभी जो दिल्ली की बात कर रहे रिसेंटली की निर्भया कांड जैसा कांड है। इसको हाईलाइट बिल्कुल नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं, कोई प्रावधान ही नहीं है। नहीं, बच्चा नहीं चाहता, पुरुष 17-18 19 साल का लड़का से बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, ज्यादा ही उम्र रहेगा 22 साल। एक और बड़ा केस था, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का था। वहाँ के एक स्टूडेंट को गाड़ी में उठाया गया, पूरे यूनिवर्सिटी में गाड़ी घूमती रही, रात का मामला था, उसके साथ गैंग रेप हुआ। लड़का जब अपने यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करने गया तो उसको निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से और कुछ भी नहीं किया। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस बहुत हैं, पर क्योंकि पहली बार तो कानून है नहीं तो बाहर नहीं आएगा। ट्रांसजेंडर लोगों के साथ रेप होता है तो भाई पुलिस कैसा बर्ताव करती है हम सभी को पता है, तो अगर रेप होता है तब अगर वो जाएंगे तो और भी बुरा बर्ताव होता है। तो अनफॉर्चुनेटली मांगे बहुत सारी हैं। एक जो उसमें से एक बहुत बड़ी मांग है, जब ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नालसा का जजमेंट 2014 में आया कि 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाए, जो कि अभी तक हमारे देश में सिर्फ एक राज्य में है, वो है कर्नाटका, वो पूरे देश भर में लागू किया जाए। इसके अलावा जो स्किलिंग है, मतलब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग समुदाय के लोगों से बात करते रहते हैं, तो कोई किसी ने पढ़ाई कर दी, ग्रेजुएशन कर दिया, पर उसको ये भी नहीं पता है कि अपना सीवी क्या बनाना है। तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये इनको लेके हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और ये व्यापक तौर की मांगे हैं कि कानूनी तौर पर हमें नौकरी कैसे मिले, हमें एक प्रोटेक्शन जो है वो कैसे मिले। यही सब चीजों को करने के लिए मेरे हिसाब से प्राइड इसलिए होता है कि अपनी बातों को हम मांग सके। और इसके अलावा भी अलग अलग समुदायों की अलग अलग मांगे होंगी, वो भी निकाली जानी चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये होता है कि अलग, जैसे अलग अलग जातियां हैं, हाँ, जैसे EWS भी है एक तरीके का, उसके अलावा SC ST का रिजर्वेशन है, OBC का रिजर्वेशन है, वैसे ही ट्रांसजेंडर लोगों में भी जो ये अलग अलग खांचे हैं, उसके हिसाब से उन्हें हर एक खांचे में 1% का रिजर्वेशन दिया जाए। जो भेदभाव होता है हर जगह, चाहे वो LGBT समुदाय के लिए हो, चाहे वो जात के नाम पे भेदभाव हो, चाहे वो धर्म के नाम पे भेदभाव हो, अब भेदभाव विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक हम भेदभाव की बहुत बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन जहाँ हिंदू होते हैं वहां पर भी ब्राह्मण क्षत्रिय का भेदभाव होता है।
और जहाँ ब्राह्मण होते हैं वहां पर भी पता क्या सरजू पारी और वो बंगाली ब्राह्मण, पहाड़ी ब्राह्मण, नेपाली ब्राह्मण, वहां पर भी भेदभाव होता है। और जहाँ केवल दूबे हैं वहां पर भी भोज, तब पूरा समाज में केवल अगर आप निचोड़ के देखेंगे तो बसता भेदभाव। हर इंसान किसी न किसी को भेदभाव है। जो औरत पुरुष से अपने घर पे रोज उल्टा सीधा सुन रही है, कल को बहू आने पर वो उससे भी अत्याचार करती है। और अगर कहीं ट्रांसजेंडर एलजीबीटी समुदाय लोग मिल जाए तो वो उस पर भी हावी होने का कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे समुदाय के बहुत सारे केसेस भी आते होंगे। तो प्रतीक सर तो पेशे से एडवोकेट हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कोर्ट के बारे में बताएं कि हमारे यहाँ से क्या लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जब वो कोर्ट में आते हैं, या फिर आपके संपर्क में इस तरह का कोई चीजें आती होंगी, केस आते होंगे। तो सबसे बड़ा जो वो रहता है कि प्रोटेक्शन का जो केस होता है, तो एक केस आया ही था, मतलब एक लड़का, उसके घर वाले उसको जबरदस्ती अपने घर पे रखे थे, वो घर से भागा, फिर उसका जो पार्टनर था वो प्रोटेक्शन के लिए दिया। तो बेसिकली ये सारे केसेस जो होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, अगर ये लड़का प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है, लड़की प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर रही है, तो वो पूरी तरह से उसको जज के ही उस पे होता है ना कि वो देना चाह रहा है नहीं। लेकिन ये देखा गया है कि ज्यादातर मामले में वो देते नहीं है इस तरह से प्रोटेक्शन, अलग अलग उनकी अपनी वो होती है। तो कोर्ट में बहुत सी इस तरह की, और कोर्ट में भी होमोफोबिया भरा पड़ा है, वो तो अलग बात है। तो प्रोटेक्शन हो गया और भी चीजें, और चीजों के लिए हम कर भी नहीं सकते। सबसे पहले तो कोई ऐसा कानून ही नहीं है जिसके थ्रू हम एज ए कपल जा सके। सिर्फ एक यही केस है प्रोटेक्शन का जो आता है, उसमें भी काफी होमोफोबिक एक अप्रोच दिखा है, तो वो रहता है। लेकिन कुछ जगहों पे सही जजमेंट भी आ जाते हैं, कुछ जगहों पे प्रोटेक्शन मिला भी है, कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें प्रोटेक्शन मिला है, हर जगह ये नहीं है। तो पूरी तरह वो जज के ही उस पर रहता है कि वो देना चाह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और तो कोई ऐसा मतलब कानून ही नहीं है जिसकी बात भी कर सकें। तो अगर ऐसे पुरुष के साथ जैसे गैंग रेप हुआ है, कहीं रेप होता है, तो ये कोर्ट में या फिर पुलिस वाले में क्या मतलब किस तरह से केस रजिस्टर करते हैं? क्योंकि रेप जैसे कोई तो प्रावधान है ही नहीं हमारे पास, तो क्या होता है? ये कोई उसका प्रोविजन ही नहीं है, क्या करेंगे? तो पुलिस वाले क्या करते हैं बेसिकली? मतलब नहीं दर्ज करते हैं, बस मारपीट दर्ज करते हैं, नहीं दर्ज करते, दर्ज नहीं करते, कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और कोई जैसे प्रोसीजर होता है, जब आप FIR करवाने जाओगे तो मेडिकल होगा, आपको ले जाया जाएगा हॉस्पिटल। धारा कौन सी धारा है? तो जब आपका नए जो BNS आया है उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो धारा ही कहाँ है? रजिस्टर कैसे होगा केस बिना धारा ही नहीं है, तो केस ही नहीं बना। और जब ट्रांसजेंडर लोग के साथ ऐसे करते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा, देखिए ये कानून है, कानून में ये दिया हुआ है। अब पुलिस के ये दिमाग में घुसता ही नहीं है कि जो कानून संसद ने पास किया वो कानून है, आपके IPC में नहीं होगा, BNS में नहीं होगा, पर वो है तो कानून ना। तो आपको उस कानून को कोट करते हुए डालना है आपको, पर वो भी नहीं वो समझते हैं। और वापस से प्रोसीजर, यानी कि आपको हॉस्पिटल ले जाना है, ये तक नहीं होता, ट्रेनिंग ही नहीं है, ट्रेनिंग बेसिकली। अभी आप ओपन ग्रुप में सतरंगी सलाम के हैं, जो कि आयशा के प्रदेश अध्यक्ष पूछ रहे थे कि पुरुषों के साथ, उनका ही इंडायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था कि पुरुषों के साथ रेप कैसे हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, तो पूछ रहे हैं कि कहीं दर्ज हुआ हो तो बताइए। जब कहीं कानून ही नहीं है तो हम दर्ज करेंगे तो करेंगे कहाँ से? और ये जो पद्धति है कि कुछ दर्ज होगा तभी ही ये चीज हुई है, ये गलत चीज। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ जब पहले मारपीट होती थी घरों में, वो तो दर्ज नहीं होता था, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मारपीट नहीं होती थी, ऐसा है। अब जाके दर्ज होने लगे हैं, पर पहले तो नहीं होता था। वैसे ही ट्रांसजेंडर लोगों के साथ एक बहुत फेमस केस है जहाँ पे शायद उनका नाम बिट्टू था, उनको जला दिया गया था पुलिस स्टेशन के बाहर। हाँ, तो क्योंकि केस नहीं हुआ इसलिए वो हुआ ही नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये जो एक तरीके का हठधर्मिता है कि केस दिखाइए तभी ही हम मानेंगे, ये लागू नहीं होता है। जब हम छोटे जो ग्रुप्स हैं उनकी जब बातें करते हैं उसमें ये लागू नहीं होता। वैसे अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत सारी शादियां भी रजिस्टर नहीं हुई है जो हेटेरोसेक्सुअल है।
तो हमारे मम्मी पापा की शादी नहीं हुई है, मेरी मम्मी की नहीं हुई है। तो रजिस्टर से क्या मतलब है? और जो अनरिपोर्टेड केस होता है इस चक्कर में रिपोर्ट भी लोग नहीं करते हैं। बहुत सी आजकल नहीं चल रहा है जिसमें स्कैम करते हैं, बुलाएंगे ढूंढेंगे, क्यों नहीं रजिस्टर होता है? लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको पता है कि जाएंगे तो क्या होगा, तुम क्यों गए थे, क्या कर रहे थे, दुनिया भर के। अभी मेरी चित्ती सर से बात हुई थी, एक लड़का है हमारी टीम के टच में है सर, आपको मैंने बताया था जो वहाँ पे लड़का गया था हाई कोर्ट के आगे कौन सा जगह है, एक आउटर एरिया था जो तबेला टाइप का उसका घर था। तो वो बंदा उसको बुलाया मिलने के लिए, भाई डेटिंग ऐप है, नौजवान तो डेटिंग टिंडर ग्राइंडर जो भी जिसका इंटरेस्ट है डेटिंग ऐप पे लोग मिलते जुलते हैं। उसमें कोई गलत नहीं है जब मिलने जा रहा था, और तो वो लड़का गया। अब वो जिसके मिलने गया था वहां पे 3-4 लोग और बुला के रखा था। अब उसके साथ मारपीट किया, उसका छीना झपटी किया, तो किसी तरह बच के भागा। अब हम जिससे भी अगर बोलने जाएंगे तो क्या बोलेगा, तुम डेटिंग ऐप क्यों चलाते हो, तुम क्यों मिलने गए हो। लोग ये नहीं बोलेंगे कि इसके जो हुआ है उसके प्रति कोई कानून उसकी मदद होनी चाहिए, सब यही बोलेंगे कि लड़की गई क्यों थी, हाँ उसको ही बुरा भला बताएंगे। तो ये सब क्या कर सकते हैं, कोई बताना चाहे? मेरे पास एक ऐसे ऑर्डर आया था और किसी से मिलने गया कोई, तो जब वो अंदर घुसता है तो 2-4 लोग वीडियो बनाते हुए आते हैं, उससे 15,000 रुपये ट्रांसफर करवाते हैं। हम कहें कि अगर रिपोर्ट करना बताओ तो बोलते हैं जिससे मिलने गए थे वो माइनर था। हम इतना सुनने के बाद बोले कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो माइनर को रखे इसलिए कि कुछ कोई कर ना सके कि माइनर है और उसको में सीधे वो अंदर जाएगा और कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसा भी होता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे कि अगर हम रिपोर्ट करते हैं, हम अगर एफआईआर करेंगे तो वो है ना कि उसमें देखो तो वो है ही नहीं, धारा है ही नहीं ना, किसी में देखो तो ये बहुत ज्यादा। बहुत से लोग तो बहुत साइकिल चले आते करते नहीं। अब उनकी मजबूरी करेंगे तो घर से भी और रहने का आसानी छीन जाएगा। वाले कहते हैं मम्मी पापा को बोला, भले ही 22-23 उम्र का होगा फिर भी कहेंगे मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा से भैया कर जाऊँ। ऐसे ही हमारा एक फ्रेंड है प्रोग्राम में काम कर रहा है, तो यहाँ से गया तो किसी से मिलने गया, कार में बैठाया उसने, तो रो पे ले गए और चार्जर का वायर जो होता है उससे मार वाले पूरे हाथ उसके पड़े हुए थे सोते, जितने भी पैसे देते पाओगे सारा ट्रांसफर कराया। बोला किसी से बताओगे तो और तुमको मारेंगे। उसकी मोबाइल निकाली, उसका सिम उसमें से तोड़ा, मोबाइल तो दे दिया उसने, बाकी 11,000 रुपये समथिंग उसके पास थे, सारा उसने ट्रांसफर कराया। उसने मुझे 4 दिन बाद बताया, फोन ट्राई कर रहा हूँ लग नहीं रहा था। 4 दिन बाद उसने नया सिम लिया बात के मेरे से, तो बताने लगा ऐसे तो कुछ हम तो कर नहीं सकते थे क्योंकि हमें नॉलेज भी नहीं था उसके बारे में। और फिर वो डिप्रेशन है, 0% उसका घर से पैसा आया, तो काफी दिन डिप्रेशन में रहा। मैं यही कहूँगा किसी से भी अगर कोई इंसान मिलने जा रहा है अपने फ्रेंड को जरूर बताए कि मैं जा रहा हूँ। लोकेशन आप शेयर करो, सबके कोई ना कोई दोस्त तो है, आप लोकेशन उसको दिए रहो कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ। ऐसे कोई आपके बेस्ट फ्रेंड तो जरूर होंगे जिसको आप ये चीजें बताते होंगे, तो ये 2 चीजें आप जरूर करेंगे, उनको बताइए मैं कहाँ जा रहा हूँ, लोकेशन जरूर दीजिए। मतलब लोग होते हैं ना कि हम इंस्टेंट मिले हैं तब हुआ ऐसा। एक केस था जिसमें किसी से वो 5-6 महीने तक मिला, कई बार बाहर मिला, अच्छा खासा वो हो गया रिश्ता, मतलब एक तरह से नहीं बॉन्डिंग हो गई, एक दूसरे विश्वास का रिश्ता बन गया। 6 महीने बाद वो अपने घर पे उसको बुलाता है, रात में शायद उसके ड्रीम में उसको मिला देता है, सुबह उसकी 1-2 बजे जिसका करना नींद खुलती है, देखता है उसका आईफोन, मैकबुक, फोन, चार्जर, उसका चेन सब कुछ रहेगा, वो बंदा गया था। तो 6 महीने विश्वास बनाने के बाद ये काम हो सकता है, तो फिर और वो कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकता। ओपन हो समझ में आता है, ओपन हो, लेकिन ओपन होने के बाद क्या क्या समस्याएं आपकी क्लास में बोलना बात करना बंद कर देते हैं, और हम बाहर दुनिया से बोलते नहीं, सर बोलते हैं कि तुम आगे बढ़ लोगे, कर लोगे, रमेश सर से बात होती है, हाँ मैं कर लूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट सीरियसली बताया जाए तो फर्क पड़ता है। अगर जब 10 लोग आपसे दूरी बना लेंगे, जिस लॉ फैकल्टी में अब बच्चे मुझसे बात करते थे, मेरी बातें होती थी, लोग पूछते थे, अपनी टीम में शामिल करते थे, वहाँ आज अगर मुझे मूड में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे पास लोग, मेरे को टीम नहीं मिलती है। अगर वहाँ कोई टीम वाला प्रतियोगिता होता है उधर टीम नहीं मिलती है, तो फर्क पड़ता है।
क्योंकि हमेशा इंडिविजुअल हम चीजें नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। हम कितना भी दिखा दे नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि अगर मैं एक एनजीओ में डायरेक्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हूँ और मैं फाउंडर हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो ना फर्क पड़ने वाला और वो स्ट्रॉन्ग बनने वाला चोला ओढ़ के दिखाना पड़ता है। अब चित्रजीत सर है, जो जितने भी एलजीबीटी कम्युनिटी में यहाँ पे किसी की समस्याएं होती हैं, या फिर हमारी टीम में भी बहुत सारे लोगों का होता है, तो हम सर और प्रतीक सर या फिर रस्ट टीम से ही अप्रोच करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि सर के पास सारी जादू की छड़ी है, सबका हेल्प करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि सर को फर्क नहीं पड़ता होगा, या फिर माता जी इतने बड़े पद पर हैं या बाकी दीदी लोग हैं इतने बड़े बड़े पद पर हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में मैं भी बहुत ढोंग करता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता है, या फिर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, फैमिली में ओपन हूँ, ये हूँ, बट वास्तव में फर्क पड़ता है। तो हमें ये चीज जानना पड़ेगा। सबसे अपील हम लोग यही चाहते हैं कि एटलीस्ट जो लोग एजुकेटेड हैं, अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव में, क्योंकि एक चीज ये भी देखने को मिलता है, मैंने जब अपने घर पे स्टार्टिंग किया था कम आउट करने का, तो मैं कम आउट ऐसे अपने बारे में बताया था। मैंने अपने दो एलजीबीटी समुदाय के जो पॉजिटिव लोग हैं, सॉरी जैसे करण जौहर जी को छोड़ करके, बाकी जो पॉजिटिव लोग हैं, मैंने उनका एग्जाम्पल दिया था, दूती चंद से लेकर के सौरभ कृपाल हैं, कई जगह के मंत्री मिनिस्टर हैं। मैंने जब उनका एग्जाम्पल दिया तो मेरे पापा, मेरे फैमिली वाले बहुत पॉजिटिव थे, हाँ ठीक है सबको आगे बढ़ने का मौका है। तब उसी जोश में कि मेरे पिताजी और घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं बाहर के लोगों को, तो चलो मैं भी धीरे धीरे अपने बारे में बताना शुरू करता हूँ। तो वही एक कहावत है कि भगत सिंह सबको चाहिए पर अपने घर में नहीं। तो जब मेरे बारे में मेरे पिताजी जाने में पहले बाइसेक्सुअल बताया था, क्योंकि थोड़ा सा होता है, मुझे लग गया था कि अगर शादी वाला चीज मैं बता दूंगा कि शादी करने का ऑप्शन है, तो घर वालों को मेन आधा प्रेशर तो खत्म हो जाएगा, जमाने में जो कर रहे हो करो, कोई समस्या नहीं, शादी करोगे मन तो बढ़ाओगे। लेकिन जब से पता चला कि मैं ये हूँ, तो बाकी फैमिली मेंबर भाई सपोर्ट तो करना ही है लगभग से, अब मैं तो बता ही चुका हूँ। फिर भी शादी का प्रेशर जो टांट मारी जाती है, विमल कब शादी करोगे, विमल ये है, विमल कहीं और किसी को मत बोलना, दीदी की शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, तुम्हारे समाज में बदनामी हो जाएगी, मेरा ये इज्जत है, मेरा वो इज्जत है, तुम कहाँ छक्कों के साथ, हाँ लैंग्वेज यही तुम कहाँ छक्कों के साथ घूम रहे हो, तुम्हें क्या कर रहे हो, जो हो अपने बिस्तर तक रहो, मेरे फूफा जी का शब्द, जो हो अपने बिस्तर तक रहो, बेडरूम तक रहो, बताने की क्या हो सकता है। तो ये बहुत तरह की समस्याएं हमको ओपन होने के बाद भी झेलनी पड़ती है। ओपन होने के बाद एक समस्या और झेलनी पड़ती है, जो कि ये है कि समुदाय के बाहर के लोगों से हमको जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो हो ही रही है। ओपन होने के बाद हमारे जो एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी हमारे साथ फोटो खिंचाने में, हमारे साथ घूमने में, हमसे मिलने में बहुत कतराते हैं। मतलब एक तरीके से बाइकआउट कर देते हैं कि हम उसके साथ जाएंगे तो हमारा पता चल जाएगा, हमारा छवि खराब हो जाएगा, हमेशा उससे जोड़ेंगे। इसीलिए जब हम लोग सतरंगी सलाम का न्यू रख रहे थे, तो हम लोग का तो पूरा मोटिव यही था कि हमको बेसिकली एलजीबीटी समुदाय के लिए ही काम करना था। लेकिन अगर हम केवल उसका नाम क्यूआर या एलजीबीटी जैसा रिलेटेड कुछ रखते, तो और संस्थाओं हम लोग ने काफी बातें की थी, तो यही झेलना पड़ता कि वो वर्ड सुन करके भी हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते, और हमारे टीम के भी जो आज चला रहे हैं पूरा, वो लोग भी नहीं जोड़ते हैं। तो इसीलिए मेन मोटिव हमारा यही था कि उसी लिए हम लोगों ने उसमें शिक्षा, कपड़ा डोनेशन, बाकी सारा मुद्दा को रखा था, जिससे कि सारे लोग उसमें जुड़ सके। कल को अगर शिवम दास जी को प्रॉब्लम होती है कि मैं हूँ तो मैं मानवता समिति से काम कर रहा हूँ, मैं कपड़े डोनेशन में काम कर रहा हूँ, घर पे बताने का, और मुझे भी अपने रिलेटिव्स में बताने की, मैंने ओपन हूँ, बट वो है ना पर्दा डाल के ही चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं करते उन सब मुद्दों पे, कपड़ा डोनेशन वगैरह हम लोग करते हैं, बट वो हमारे सेकेंडरी काम है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो तो एलजीबीटी समुदाय को लेकर के ही है। अब इसके बाद से मैं आप लोग से यही निवेदन करना चाहूंगा कि 31 तारीख को हम लोग का जो प्राइड परेड निकल रहा है, सारे संगठनों के सहयोग से, चाहे उसमें रस हो, चाहे समर्पित ट्रस्ट हो, चाहे सतरंगी सलाम हो, और हम लोग उसको प्राइड के अधीन कर रहे हैं, बैनर तले कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे सब लोग कंपनी गार्डन गेट नंबर 3 से, जो कि हनुमान मंदिर से बिल्लाइन होते हुए सुभाष चौराहे तक जाएगा, और उसके बाद से हम लोग का एक टैलेंट शो या स्टेज शो हमारा एक इनिशिएटिव है, जो कि पढ़ने गेस्ट हाउस निबाहाना में हो रहा है। उसमें हम लोग कम्युनिटी और एलाइंस को ही मौका दे रहे हैं, बाहर से कोई बैंड वगैरह नहीं बुला रहे, क्योंकि बाहर से कलाकारों बैंड बुलाने का कोई मुझे नहीं लगता औचित्य है। हमारे लोग पोस्टिंग करें, हमारे लोग बोले, जैसे अभी शिवम जी थे, चाहे दीपक जी थे,
जो है बहुत सारे लोग हैं, जो भी बहुत सारे लोग नहीं बोलना चाहते हैं, बट अगर हम उनको मौका नहीं देंगे, हम पेज पर होस्ट को बुला के रखेंगे, तो हमारा कोई इसमें हमारे समुदाय का, हमारे गोल का कोई महत्व नहीं होगा। तो हम सब चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने संगठन के साथ और अपनी टीम के साथ हमारे प्राइड परेड में अपने मुद्दों के साथ, जो कोई भी अपना बैनर पोस्टर अपने मुद्दों के साथ लाना चाहता है, आप बेझिझक ला सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम सारे मुद्दों को लेकर के साथ चलना चाहते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि मैंने माता जी अपना कुछ बताएं, उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग से जानना चाहेंगे, जो हम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आदरणीय माता जी। जी, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आप लोग सबको यहाँ आए, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सबको चेहरा से जानती भी हूँ और बहुत सारे अननोन पर्सन भी आए हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल के। सबका अपना अपना एक विषय है और सब अपने अपनी बातें आप लोग ने रखा और बहुत दिल से मैं आप सभी का साधुवाद कहती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग भले हम लोग ट्रांसजेंडर है या किन्नर समाज से हैं या LGBTQI समुदाय से हैं, मगर हमारा जो उद्देश्य है वो हम लोग का पूरा समाज के जो भी हम लोग सभी विषय के जो समाज में जो सबसे निम्न वर्ग है उनका उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमारा संस्थान जो हमारा जो ट्रस्ट है, समर्पित ट्रस्ट, वो निरंतर काम करते आया। और हमारा एक LGBT डेवलपमेंट ट्रस्ट है, वो भी काम कर रहा है। और सतरंगी सलाम जो काम कर रहे हैं उनके साथ भी हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। रक्स है, रक्स भी बहुत ट्रांसजेंडरों के लिए, LGBT के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी कदम पे कदम मिलाएंगे। हम लोग को कोई आप लोग से मैं ये आशा नहीं करती हूँ कि आप लोग डोनेशन करो या आप लोग पैसे से मदद करो। आप लोग एक मन से, एक स्वच्छ दिल से एक अपना सहभागिता देंगे तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां रहेगी। क्योंकि हम लोग जो हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जो मोटो लेके, जो हमारा उद्देश्य लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो समाज के उस हिस्सा तक पहुंचे जहां तक जो समाज लोग अभी भी नहीं जानते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग LGBTQ क्या है ना, अभी भी सबके प्रश्न चिन्ह है। ट्रांसजेंडर क्या है, अभी ये किन्नर शब्द तो ये प्राचीन ये शब्द है, प्राचीन हमारा इतिहास है, प्राचीन हमारे परंपरा है। इसीलिए किन्नर तो भले जानते ही हैं कि किन्नर को भी किस रूप में जानते हैं, बस एक घर में खुशी होता है या बच्चे पैदा होते हैं या शादी होते हैं, उसमें जो बधाई लेने जाने के लिए है ना, तो उसके लिए जाना जाता है। मगर ऐसा नहीं है, किन्नर भी कोई या किन्नर हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई ये दूसरी दुनिया से तो आया नहीं है। जिस माँ के कोख से आप लोग का जन्म हुआ है, जिस माँ के कोख से सबका जन्म हुआ, उसी माँ के कोख से हमारा भी जन्म हुआ है। हम लोग भी इसी समाज का एक अभिन्न अंग है, ठीक है ना। और जितना आप मनुष्य है उतना ही हम भी मनुष्य हैं। जैसे आप लोग को कोई तिरस्कार करता है, कोई घृणा करता है, तो जैसे आप लोग को ठेस पहुंचती है, दर्द होती है, सेम हम लोग को भी होता है। हमारा फीलिंग भी वैसा है, बस हमारा लैंगिकता अलग है, ठीक है। तो लैंगिकता की बातें करते हैं तो उसमें सेक्स को जोड़ा जाता है, तो सेक्स अलग विषय है। सेक्स एक कमरे के अंदर, ठीक है ना, ये सब कोई करता है, कोई देखने नहीं जाता है कि कमरे के अंदर तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना, तुम कौन सी यूज कर रहे हो, तो वो तो एक विषय है, एक कमरे के अंदर। हमारा वो चीज नहीं है, सेक्स पे हमारा बात नहीं होती है, हमारा जेंडर पे, हमारा लैंगिकता पे बातें करना है। हम लोग को हमारे जैसे एक महिला, एक पुरुष, वो लैंगिकता है ना, वैसे ट्रांसजेंडर, एक LGBTQI, क्योंकि ये अम्ब्रेला है पूरा। हमारा 2014 में नालसा जजमेंट पारित हुई थी, क्योंकि हम लोग को बहुत तिरस्कार झेलना पड़ा। मुगल आया, उससे पहले बहुत हम लोग का इतिहास अच्छा था। किन्नर समुदाय को उपदेवता के रूप में माना गया। जैसे आप लोग सिरखंडी के रूप में चाहे देखोगे, आप चाहे उसको अर्धनारेश्वर के रूप में देखेंगे, चाहे मोहनी के रूप में आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, तो वो हमेशा ही, चाहे आप रामचरित्र मानस में किन्नरों को 26 बार उल्लेख हुआ है।
जो गोस्वामी जी ने लिखा, रामचरितमानस सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है हमारे सनातन संस्कृति में। तो ये इतिहास रहा है। मगर आते आते क्या हुआ, मुगल आया, मुगलों ने जितने भी किन्नरों का मठ मंदिर था उसमें से उठा के लेके गए, अपने बीबी का गुलाम बनाए, अपना वहां पे महलों में ले जाके उनको गुलाम बनाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में बहुत बड़ा क्षति पहुंचा। उसके बाद मुगल शासन आया, अंग्रेज शासन आया, अंग्रेजों ने तो पूरा आईपीएस में ही किन्नरों को एकदम से किन्नरों को एक धारा ही लागू कर दिया, 377 अपराध के श्रेणी में डाल दिया गया। तो इससे हमारा बहुत इतिहास में बहुत बड़ा क्षति पहुंचा और देश स्वतंत्र होने का 70 साल बाद हम लोग को एक पहचान मिलने में, एक ट्रांसजेंडर, एक LGBTQI, ये पहचान मिलने में 70 साल लगा। इतना हम लोग का संघर्ष रहा, हम लोग का जीवन इतना संघर्ष भरा हुआ है। आज समाज पूछता है कि किन्नर क्यों ऐसे करते हैं, ट्रांसजेंडर क्यों ऐसे हैं, अभी भी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है ना, अभी बहुत सारे हम लोग ने बातें हुई, बहुत सारे चीज हम लोग को सुनने को मिला। अभी भी समाज में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, जैसे किन्नरों को लेके तो किन्नर बच्चा चुरा के ले जाते हैं, किन्नर मरते हैं तो चप्पल से मार के ले जाते हैं। ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आप चाहे जानवर में भी आप लोग तीसरी लिंग में देखा गया है, ठीक है, वहां भी होमोसेक्सुअल देखा गया है, जानवर में भी, कितने जानवर में। ठीक है ना, तो ये नेचुरल चीज है। हम लोग ना एक लैंगिकता के हिसाब से उसका जेंडर हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है, हमारे फीलिंग के हिसाब से होता है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये समाज में हम लोग ये चीज जागरूकता नहीं फैलाएंगे तब तक ये समाज आगे नहीं आएगा, समाज हम लोग को स्वीकारेगा नहीं, समाज हमारे समस्या को सुनेगा नहीं। ठीक है ना, जब समाज भले कानूनी तौर पे कितने भी कुछ भी बन जाए संविधान, मगर समाज जब तक अपना नजरिया नहीं बदलेगा तब तक हम लोग के समाज में क्रांति आने वाला नहीं है, हमारे समाज बदलने वाला नहीं है। ऐसे ही तिरस्कार होता रहेगा, ऐसे ही भेदभाव हम लोग को झेलना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब कोई मिलके, ये नहीं कि खाली LGBTQI समुदाय के ही लोग मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। आप सबका हम लोग का जरूरत है, आप सभी इसमें साथ देंगे तभी हम लोग आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे समाज में, क्योंकि हमको समाज के नजरिया बदलना है। तो समाज में आप भी रहते हैं, समाज में हम भी रहते हैं, कोई हम लोग अलग नहीं रहते हैं। तो हम सबको मिलके आगे बढ़ना चाहिए। यही चाहे ट्रांसजेंडर की समस्या को लेके नहीं, चाहे LGBTQI की समस्या को लेके नहीं, हम सभी समस्या को हम लोग बात करना चाहिए और सभी समस्या के बारे में हम लोग को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को ये चीज देखना चाहिए कि हम लोग इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना, जब हम लोग कुछ चीज का क्रांति, हम लोग सोच से ही क्रांति आती है। ठीक है, जब हम लोग सोच अपना बदलेंगे तभी समाज में क्रांति आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस सब को मिलके हम लोग को काम करना चाहिए। ठीक है ना, अभी भी बहुत सारे चीज बदलाव होना बहुत बाकी है। जैसे महिला लोग को पहले पढ़ाते नहीं थे, है ना, बेटियां लोग को कहाँ पढ़ाते कि दूसरे घर जा। अब धीरे धीरे ये चीजें बदल रही है। जब तक बेटियां लोग संघर्ष नहीं करे होंगे, जब बेटियां लोग कितने ये मातृशक्ति कितना आगे बढ़ के आज काम कर रहे, तभी तो उनको हक मिल रहा है। तो ऐसे ही सब समुदाय के साथ है, सब कोई हमको मिलके आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और 31 तारीख को हमारा ये प्रयागराज में हम लोग लगातार करते हुए आए, मगर ट्रांसजेंडर हम लोग प्राइड करते रहे। ठीक है ना, इस बार हम लोग LGBTQI ये भी हमारे समुदाय का एक हिस्सा है, चाहे वो गे हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे बाइसेक्सुअल हो, है ना, चाहे इंटरसेक्स हो, ये भी हमारा एक समुदाय का एक अभिन्न अंग है। तो हम लोग ये सब कोई मिल के ये पहली बार ये प्रयागराज में, है ना, प्राइड हम लोग निकाल रहे हैं 31 तारीख को। तो आप लोग सब कोई उसमें सहभागिता दीजिएगा, अपना अहम समय हम लोग को लिए दीजिएगा। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि हम लोग को जब तक हम लोग अपने आप में बदलाव, हम दूसरे को नहीं कहेंगे, अपने में बदलाव नहीं ले आएंगे तब तक हम दूसरे को बदलाव नहीं करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को बदलना जरूरी है। ठीक है, हम अपने आप को बदलेंगे तभी जाके
हमारा समाज बदलेगा। ये जादू की छड़ी तो है नहीं कि तुरंत ऐसे करो कि बदल जाए, धीरे धीरे समय लगेगा। अभी बहुत बहुत कुछ बाकी है। अब धीरे धीरे हो गया, नालसा जजमेंट पारित हुआ 2019 में, ट्रांसजेंडर एक्ट बन गया। तो अब धीरे धीरे ऐसे ट्रांसजेंडरों के लिए तो बहुत सारे ऐसे हैं, मगर LGBTQI के लिए अभी नहीं है। तो उनके लिए भी हम लोग को काम करना है। ये भी हमारे समुदाय के एक अभिन्न अंग है, ठीक है। उनके फीलिंग को, जिसके भी फीलिंग है, उनको हम लोग को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। वो भले ही एक पुरुष के शरीर में शरीर से जन्म ले, मगर उनका फीलिंग एक महिला की तरह है। वो पुरुष होके भी पुरुष को पसंद करते हैं, तो वो फीलिंग को, वो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे भी, एक मेरे शिष्य, उसका नाम मैंने विशाखा रखी थी, ठीक है ना। तो वो भी बहुत सारे ऐसे बातें हुई, मगर उसके परिवार वाले आए, हम लोग ने बहुत उस लोग को कन्विंस करने की कोशिश किया कि नहीं, आपके बच्चा ट्रांसजेंडर है, ये एक पुरुष के शरीर में एक महिला की आत्मा है, आप लोग समझिए। मगर उन्होंने हमारे सामने तो बोला कि अच्छा ठीक है करके, फिर उसको घर में ले जाके उसको जबरदस्ती लड़के कपड़ा पहनाया, फिर उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम लड़के हो। तो ये अब वो क्या कर सकते हैं, वो जबरदस्ती शादी कर देंगे तो वो शादी भी कर लेगा घर के परिवार के दबाव। मगर क्या होता है कि एक जिंदगी तो खराब हो रहा है, दूसरा जिंदगी भी खराब होगा, और वो उसमें नहीं सही से उसका जीवन नहीं चल पाएगा, वो सुसाइड भी कर लेगा। ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी से यही कहूंगी कि 31 तारीख को आप लोग सबको ही रहिएगा, और बहुत अच्छा लगेगा हमको, और आप सबको हम लोग मिलके इस 31 तारीख के प्राइड को हम लोग सफल बनाते हैं। और इसके माध्यम से हम लोग लखनऊ तक या दिल्ली तक, अपना सदन तक इस आवाज को पहुंचा सके तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग निरंतर कोशिश करते रहेंगे, और कोशिश करने वाले इंसान कभी उसका हार नहीं होता है, ठीक है ना। तो कोशिश निरंतर करना चाहिए, और मैं यही कहती हूँ। मैं तो आशावादी हूँ, क्योंकि किन्नर समुदाय हमेशा ही आशावादी रहता है। तो हम तो आशावाद करती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि हमारा जो भी जो समस्या हम लोग झेल के आए यहाँ तक, इतना संघर्ष करने के बाद एक सामान्य टीना से टीना माँ बनी, और उसके बाद आज कौशल्या नंदगिरी टीना माँ बनी हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष है, इसके पीछे का बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं समय मिलेगा तो वो भी बताऊंगी, और मैं यही कहूंगी कि ये सफर आसान नहीं था, बहुत संघर्ष, क्योंकि समाज परिवार से अपहेलित होना पड़ा, फिर उसके बाद समाज से अपहेलित होना पड़ा, फिर उसके बाद में आज भी संघर्ष कर रही समाज से। तो मेरा मेन उद्देश्य यही होता है कि जो चीज मैं उस संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हूँ, जितना तिरस्कार, जितना भेदभाव सह के मैं यहाँ तक पहुंची, आने वाले कोई भी बच्चे इस चीज को देखना न पड़े। मैं यही आशा के साथ आप काम कर रहे हैं, निरंतर हमारे समर्पित ट्रस्ट काम कर रही है, और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिल रही है। ऐसे शिक्षित बच्चे लोग, जैसे रस से हमारा अच्छी चीज है, वो सारे लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है, ये पहल बहुत अच्छा है। 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ही हम लोग कारवा चलता जाएगा, है ना। चले थे कल, मगर कारवा बनते गया तो वही होगा, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा, और किन्नर समुदाय का भी अच्छा से अच्छा विकास होगा। जैसे अभी आरक्षण के बात हुआ, अभी तो हम लोग को नालसा जजमेंट में OBC में डाला गया है। OBC में 27% है, 27% में महिला भी है, पुरुष भी है। किन्नरों के लिए वो सुनिश्चित किया ही नहीं गया कितना % कोटा मिला है। तो उसके लिए भी मेरा निरंतर आवाज मैं उठाती रही हूँ, और ये चीज बहुत सारे हमने लेटर भी लिखा है, अब देखिए क्या होता है। और उसके बाद मैं यही कहूंगी कि ये संघर्ष है, संघर्ष इतना जो भी हम लोग जो पाना, जो हमारा उद्देश्य है, इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, और हम लोग सबको मिलके, आप लोग सबको आए हैं, सबको हम लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। हम यही कहूंगे कि हम लोग ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, तो हम लोग ज्यादा किन्नरों के मुद्दे पे बात करते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग महिला के मुद्दे पे भी बात करेंगे, बच्चे लोग के जो अशिक्षित बच्चे हैं उनके लिए भी, जो असहाय है उनके लिए भी, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी, हम लोग सब तरीके से समाज के कोई भी वर्ग है उस सभी वर्ग के
में हम लोग काम करते हैं और बहुत अच्छा लगा। अगर प्लीज ऑफेंड मत लियोगा, क्योंकि ऐसे कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, तो मेरा कुछ ऐसा ऑफेंड करने का उद्देश्य नहीं है। बट यहाँ पर कितने लोग पेरेंट हैं? सिंगल मदर हूँ। अच्छा, तो आपका लड़की कितने साल की है? मेरा बेटा इस समय इंटर का एग्जाम दिया। मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि चिट्ठी सर ने बोला कि हमको भगत सिंह चाहिए और हम सपोर्ट करना चाहेंगे दूसरे घर का। प्लीज डोंट टेक अदर वाइज। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आपका लड़का कल को कम आउट करता है एज अ गे, एज अ क्वियर, एज अ मतलब एनी इंडिविजुअलिटी आप LGBTQ+ कम्युनिटी या फिर हेटेरोसेक्सुअल के अलावा, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट मार्च यस ऑफ कोर्स मैंने जब बताया था कि मैं आई हूँ, बिल्कुल अच्छा लगा जब सर का फोन आया कि आपको आना है मीटिंग में। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे नहीं पता था जो आप ये कार्य कर रहे हैं और आपका ट्रस्ट के बारे में भी नहीं मालूम था। मैं प्रयागराज में रह के स्टडी भी की हूँ, तैयारी भी किया है मैंने। मुझे भी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी और करती हूँ अभी भी, या अन्य कोई भी मेरे रिश्तेदार में इस तरीके से कोई भी चीज हमें पता चलती है तो हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम भी बोलते हैं कि अगर तुम फेल भी हो जाओगे बेटा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ऑलवेज। तुम फर्स्ट डिवीजन नहीं लाओगे, मैं कोई प्रेशर नहीं देती उसके ऊपर। मैं चाहती हूँ कि वो अपना लाइफ जिए, और अगर आगे चलकर मुझे ऐसी चीज का पता चलेगी तो मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ी रहूंगी। सोशल वर्कर और एक माँ का है कि अपने बच्चे के साथ हमेशा उसका सपोर्ट करते रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। तो जैसा कि ये मामला है, इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जैसा आप भी कह रही हैं। महिलाएं भी कितनी सारी चीजें फेस करती हैं, जेंडर बायसनेस होता है, रंग रूप भेदभाव होता है। मैं वुमेन हेल्पलाइन में सेलेक्ट हुई 2016 में, मेरी पोस्टिंग गाजीपुर में हुई। देखो भी आप अगर ढंग से खाना देना और रोटी प्यार से देंगे ना तो वो आपका वफादारी निभाएगा, और अगर आप घी मक्खन लगा के दीजिए और डंडा मारिए उसको तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा। और मैं तो एक इंसान हूँ और मैं भी एक सिंपल सीधी सादी लड़की थी, लेकिन आज समाज में इतना ज्यादा देख रही हूँ, खुद की लाइफ में फेस किया है, तो वो तो बयान करूंगी तो शायद इमोशनल हो जाऊंगी, जहाँ तक कि मेरी वॉइस भी बदल चुकी है। तो जैसे सर आपने कहा, तो मैं हर मुद्दे पे, और मैं इसीलिए चाहती हूँ आपकी परमिशन भी कि मैं अपने मीरा फाउंडेशन के यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सब जगह इस मुद्दे को डालूं, ओपन करूं और इस मुद्दे को चाहूं। और आप लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ कि आप आइए, वाराणसी आइए और मिलिए। आप जुड़ गए हैं ना, तो जरूर हम लोग आए। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है। और आज मैं थोड़ा सा कम शब्दों में 13 साल की लाइफ को मैंने डिफाइन किया, और जो इजी नहीं है। 365 दिन होते हैं बल्कि वो सबका अपना अपना एक कहानी है, सबकी अलग कहानी, सबका अलग अलग कहानी, कहीं ना कहीं वही चीज है। हाँ, अच्छा बोल ले रहे हैं तो अपने आप को हल्का हो जाता मतलब नहीं हल्का हो पाता है, इसीलिए हम लोग ने आज संस्था का मीटिंग इसीलिए रखा है कि सब अपने अपने बातें रखें और सुझाव भी दे सके कि हम लोग इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना? अभी जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा जो फेसबुक है सर, वो दीपशिखा कनौजा के नाम से 181 वुमेन हेल्पलाइन का प्रोफाइल उस पे है। जब मेरी पोस्टिंग हुई इसमें 2016 में, तो जब वो तो साइन हो गया, बट 180 के शायद मेरा कार्मिक रिलेशन है जो मैं भोग रही हूँ, होगी। मैंने अपने मम्मी पापा को सबसे ज्यादा दुख दिया इस चीज को लेकर। कोई नहीं, आज इतना आगे बढ़ चुके, उसको मूव करना चाहिए, समझे कि जिंदगी है, ठीक है ना। एक दुर्घटना था, वैसे तो लोग ये बिलीव करते हैं ना कि भगवान सब करता है, तो फिर इसे भी सोच रहा मैरिज भी भगवान नहीं कराएंगे। यही चीज मैं ये कहती हूँ, रिस्पेक्ट नहीं किया तो मैं ये कहती हूँ ना कि अगर प्यार से अगर आप बात करेंगे ना, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं, चाहे वो कोई भी हो। आप कुछ मत दीजिए, खाने को भी मत दीजिए, लेकिन प्यार से अगर कोई 2 शब्द बोल देता है तो उसे जी जान से उसके लिए लग जाती हूँ। ऐसे फेसबुक पे मेरे पास राधिका जी का गुजरात से एक मैसेज आया, उन्होंने कहा मेरा नाम राधिका है। तो मैंने कहा कि दीदी आपको मतलब मुझसे क्या जरूरत है, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं बस आपको दीदी बोलना चाहती हूँ और सेम एज लाइक एज यू उनका मैटर है। उन्होंने कहा मैं जॉब करती हूँ लड़का बन के, बट मैं फिर लड़की की जैसे मेरे घर में पता है और कोई मुझे समझ नहीं रहा है, तो मैं साड़ी पहनना चाहती हूँ, मैं ये भी पहनना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आप जब भी वाराणसी आइएगा
अपनी पसंद से आपको जो भी कपड़े पहनने आप पहनिए, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, आपको घुमाऊंगी और वो मेरे से जुड़ी हुई है अभी भी। तो मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ जियो, जिसमें आपको सुकून मिले वो काम करो, किसी के दिखावे से नहीं। हालांकि करना पड़ता है दिखावा, लेकिन हमें लगता है ना अपनी खुशी करनी चाहिए। अगर हम 24 घंटे में कर रहे हैं तो 1 घंटा अपने लिए भी तो निकाल सकते हैं। तो मैंने उनको यही समझाया कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और गुजरात कभी भी आऊंगी तो मिलूंगी, नहीं तो आप वाराणसी आइए और हमसे मिलिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं अभी आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं, समझा रही हैं कि आपके लिए सभी लोग एक है। मैं सच में ये चीज़ मानती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो काला हो, गोरा हो, धोबी हो, चमार हो, कोई भी हो, सब एक है, सबको भगवान ने बनाया। बस यही मेरे शब्द है। और बाकी अच्छा लगा मुझे, सच में दिल से बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच में आई हूँ और अपने इस चीज़ को मैं और आगे लेकर जाऊंगी, इस पे अवेयरनेस भी करूंगी मैं, क्योंकि मैं जाते रहती हूँ वुमेन हेल्पलाइन से रिलेटेड जो अवेयरनेस होती है, तो मैं इस मुद्दे को भी सामने लाऊंगी कि इस पर भी जो कानून भी नहीं है ना, इस पर भी हमें आवाज उठानी चाहिए कि एक एक्ट एक बनना चाहिए कि लड़के के साथ अगर इस तरीके से हुआ है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि वुमेन हेल्पलाइन में सर ये केसेस होते थे। मैं मतलब पहले मेरी सोच थी माँ की महिलाएं ही सही होती, मतलब लड़कियां सही होती हैं, महिलाएं सही होती हैं और पुरुष तो गलत होते हैं, मतलब जो एक होता है जनरल, जैसे जो मेरे साथ हुआ तो मेरी नजर में तो पुरुष ही गलत हुआ। लेकिन जब मैं वुमेन हेल्पलाइन में गई, पोस्ट वहाँ हुई तो केस आने लगे, हिंसा के थे, पॉक्सो के थे या फिर ऑर्फनेज के थे, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड आते थे तो उसमें मैंने आज मैं स्टैम्प पेपर पर लिख दूंगी कि 1000 से ज्यादा केसेस में मैंने ये भी देखा कि 99% अगर पुरुष गलत है तो 99% महिला भी गलत है, वो मिसयूज कर रही है। बहुत ज्यादा अभी रिसेंट का देख लीजिए, 15 टुकड़ों में काट के, हाँ, जैसे कि वो भी मैंने न्यूज में देखा। इस तरीके के मामले मतलब हस्बैंड भी प्रताड़ित होता है, लड़का वो भी इंसान है, उससे भी दुख होता है और उसकी पूरी फैमिली चली जाती है ना कि भैया रहना साथी में है, चाहे हम डिवोर्स करना एक कलंक माना जाता है, जबकि बहुत सारे केसेस में डिवोर्स एक सोल्यूशन होता है। हमारे बीच में कुछ नौजवान भी हैं, हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं भैया तुम लोग पढ़ाई लिखाई करने गए हो, कहाँ जा रहे हो ट्यूशन पढ़ाने, जाके बहुत समस्या, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई छूट जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगा, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो पहली बार किसी ऐसे हमारी सोसाइटी में आसपास में तो बहुत सारे गे और क्यूयर एलजीबीटी समुदाय लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कौन से लोग हैं जो पहली बार ऐसे किसी लोगों से मिल रहे हैं जो गे या फिर ट्रांसजेंडर उससे मिल रहे हैं? एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ और मेरे लिए सारे इंसान एक जैसे हैं। मैं ये मतलब कि मानता ही नहीं हूँ कि ये अलग है, ये अपने ही बीच का पार्ट है। और क्या कहते हैं कि लोग जो है वो चूज नहीं करते हैं, वो भगवान ने उनको बनाया है तो सब एक है और सबको मैं एक मानता हूँ। और ये मेरा नजरिया है और मैं अपने आने वाले पीढ़ी को भी मैं यही सुझाव दूंगा कि सारे एक हैं, सबको एक जैसा व्यवहार करो और बस यही है। ये बहुत अच्छा लगा। और कोई देखा है? किसी ने भी देखा है अपने? हाँ, यूट्यूब सोशल मीडिया पे कहीं कभी नहीं, मैंने कवरेज की देखी है। अच्छा, तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे इलाहाबाद में जो प्राइड परेड हम लोग करने जा रहे हैं सबके सहयोग से, तो इसमें आप लोग का जो आपने कहीं बैड एक्सपीरियंसेस किया है, जो आपको लगा हो कि एलजीबीटी, देखिए हमको अपने अंदर भी सुधार करने की आवश्यकता है। हम समाज से, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर भी एलजीबीटी समुदाय, चाहे ट्रांस समुदाय, चाहे गे समुदाय, अगर हम अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे तो फिर उस तरीके से हम एक उम्मीद नहीं रख सकते ना कि लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। अब हमको भी अपनी तरफ से एक होता है ना, हमको भी आईना देखने की जरूरत है। अगर हम समाज को आईना दिखा रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा क्या चीज लगता है कि जो आपको किन्नर, ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी समुदाय के लोग, या फिर जो हम सेम सेक्स मैरिज की मांग कर रहे हैं कि एक पुरुष से शादी करने का कानून हो, या उनको गोद देने का अधिकार हो, या उनको यूनियन बना के रहने का अधिकार हो, ये तमाम चीजें जो हैं, तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? और आपको अब मैं तो बेसिकली आप ये जरूर कोट कीजिएगा कि आपको अब ऐसा मत बोलेगा कि हमको कोई कमी नहीं दिखती है, भाई कमी सबके अंदर होता है, तो कुछ न कुछ जरूर बताइए कि जो आपको लगता है कि सुधार करना चाहिए।
मुझे तो अभी आपने कहा कि कहीं नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँगी जो मैंने देखा बिहार में प्राइड में वो जब हुआ था तब मैं गई थी वहाँ देखा था, तो वो दिन मुझे उनके साथ एंजॉय करके अच्छा लगा कि वो एक दिन अपने लिए जीते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो वहाँ पे उनके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो कैमरा चलाते हैं उनको बहुत जरूरी है ध्यान में रख के कैमरा चलाएं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो नहीं सामने आना चाहते लेकिन वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हम धोखे से अगर कैमरे में कहीं उनको ले लिया और कहीं दिखा दिया तो वो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। एक नोट कर रहे हैं जैसे कि मैं कभी कभी जैसे अपने को मिलता है कि मैं ट्रेन में या फिर बस में यात्रा कर रहा हूँ, तो जैसे थर्ड जेंडर के जो समाज से लोग हैं तो वो लोग आते हैं, तो मैक्सिमम लोगों तो मुझे ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। अगर आपसे वो पैसे मांग रहे हैं और अगर आप दे देते हो तो ठीक है, और नहीं है अगर आप उन्हें मना कर दे रहे हो तो भी वो आपको आशीर्वाद देंगे और खुशी खुशी चले जाएंगे। लेकिन मैं ये एक समस्या जैसे बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने भैया कहा कि क्या सुधार कर सकते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग, जैसे मैम ने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी तालाब को गंदा कर देते हैं एक मछली, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप पैसा नहीं देते हो तो थोड़ी अभद्र हरकत करने लगते हैं, कपड़े उतारना जैसे कि, तो ये सब चीजों में जैसे ठीक नहीं लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी विशेष ध्यान दिया जाए और ये थोड़ी सही हो, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई स्टूडेंट जा रहा है, उसके पास चेंज पैसे नहीं है, वो नहीं दे पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं देना चाहता, उसके पास पैसे नहीं है, अगर चेंज वो नहीं देना चाहता है तो लोग उसको टॉर्चर करने लगते हैं कि अभी तुमको अपनी हम पावर दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर आप लोग को अगर बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा, सही बात। लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि आप लोगों को समाज से जो आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई चीज में आप मना कर दे तो भी आपको बहुत अच्छे से विनम्रता से वो होता है ना कि हर जगह हर तरह के लोग, कभी तो मूड के हिसाब से महिलाओं में भी देखिए कोई अलग नेता कभी अच्छा मूड रहता है तो इंसान अच्छे से बिहेव कर देते हैं, कभी तो घर में लड़ाई झगड़ा करे, ट्रेन में चढ़ के कोई वही मिल गया तो उसी के ऊपर सारा कुछ आ गया, ये भी हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है, ये ट्रेन वाला चीज तो बहुत बेकार है ना। हम लोग तो बात के लिए हम लोग खुद बात करें बंद करने के लिए और देखिए आगे कहाँ तक सफल होता है। मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी आसाम गई थी, कामाख्या माँ का दर्शन करके लौटी हूँ जनवरी में ही 27 तारीख को, और जब लौट रही थी तो चली कम्युनिटी है वो तो सही है। अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोग उस ड्रेसअप होके और पैसे के लिए कुछ ऐसे भी कर रहे हैं। आपके जो बनारस लाइन में या कुछ भी लाइन में ट्रांसजेंडर नहीं है, हाँ, अब औरतें हैं, ट्रांसजेंडर नहीं है। वो जो परिचालन और के बाद वैष्णो देवी गई ना, औरत लोग तो लंबे चौड़े इसके जैसे होते हैं, वो भी बंजारन लोग खूब ऐसे सूट उट पहने, खूब मेकअप कर लिए, खूब कानून में खूब पूरा बाली वाली पहने आए, खूब चट चट ताली बजा रहे हैं। हम सो रहे थे एसी में, बताओ एसी वाला कोच में भी, एसी कोच में भी, उसमें गए तो हम देखी तो हम कहे कि ये तो औरत है, अब तो हम तो समझ ही जाऊंगी, तो हमने पकड़ लिया। तो हमने कही तू तो कह रही थी, तो वो अब डर गई ना हमको देख के। हमने कही कि तू किन्नर के नाम क्यों खराब कर रहे, तू औरत है, औरत बन के मार, है ना, तो वो अलग बात है। मगर तू ताली बजा बजा के सबसे ले रे दे रे करके इस तरीके से लैंग्वेज यूज करके तू एकदम ये इससे ये तो सब कोई तो किन्नर समझ रहे उसको, है ना। तो हमने कहा कि ये तो फिर हम लोग का समाज तुम लोग बदनाम कर रहे हो ना। तो फिर मैंने उसको, फिर वो डर गई, हमने कही मैं बात करूंगी तो हाथ पैर, और मैं वीडियो भी बनाई थी उसका, फिर हाथ पैर जोड़ने लगी तो कहें कि नहीं आप आपसे नहीं करेंगे माता जी, ये गलती हो गया। तो हमने कहा कि ये तू हमारे समाज का नाम बदनाम कर रही है बेटा, ऐसे मत करा करो, ऐसे भी हमारे समाज ऐसे बदनाम है और तुम लोग बदनाम कर रहे हो, ये अब नैनी में जॉब है, नैनी जंक्शन में, और बेरोजगारी होना ज्यादा है। कितने लोग लड़के लोग दाढ़ी मूंछ बना के साड़ी पहन के अपना मांगने चाहिए, ये भी है।
कोई एलजीबीटीक्यू नहीं, वो उनका फीलिंग लड़की का जैसा नहीं, एकदम वो एकदम मर्द होते हैं। मगर क्या है, बेरोजगारी है तो 2 पैसा के लालच में उन लोग दाढ़ी मूछ बना के लिपस्टिक साड़ी पहन के, जैसे एक्टर लोग नहीं बनते, अमिताभ बच्चन की किन्नर बन गए, हाँ, और वो क्या बोलते निरहुआ और सब कोई तो बने ना एक्टर लोग। तो वैसे ही उन लोग भी एक्टिंग कर देते हैं। तो इसमें बदनामी किसका होता है? हमारे समुदाय के बदनामी होता है। अभी एक मूवी भी आया था, क्या नाम है उसका, छोटा सा ताली नहीं, बन के जाता था, जबकि वो एक्टर था। अर्ध करके मूवी आई, इसी टॉपिक पे आई। तो एक समस्या जैसे कि अरे बहुत लंबा हो गया। ऐसे एक समस्या है कि इसको बेरोजगारी वगैरह से भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे माता जी, अगर जो लोग हैं उनको एक कोई कार्ड इशू हो, हाँ, तो जो डेरे में है उनके पास एक कार्ड है। ट्रांसजेंडर कार्ड डीएम ने हम लोग को दिया है। हाँ। तो हम लोग ट्रेन वाले नहीं, ट्रेन वालों को डीएम इशू नहीं करेगा। अभी जो ट्रांसजेंडर एक्ट बना है और 2020 में ट्रांसजेंडर रूल बना है, उससे सबके पास कार्ड होना जरूरी है। ट्रांसजेंडर कार्ड तो बनता है ट्रांसजेंडर कार्ड, मगर अभी बहुत सारे लोग बना नहीं पा रहे क्योंकि इसका विधि बहुत डिफिकल्ट है ना, मुश्किल है। बहुत सारे जगहों पे डीएम पता ही नहीं कि काम पता ही नहीं है। और क्या बोलते हैं, ये समाज कल्याण अधिकारी जो है उसको पता ही नहीं। हम लोग का कार्ड बनाने के लिए गुरु ने संघर्ष किया है काफी टाइम जाके। अरे कहीं जाओ अधिकारी के पास पूछो अगर कि वोटिंग लिस्ट में कितने नाम है ट्रांस के या कितने कार्ड बने, आप ट्रांस हो क्या? वो मतलब जो उनसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब नहीं देके उल्टा कमेंट नहीं। अधिकारी लोग तो सेंसिटाइज बिल्कुल भी नहीं है ट्रांसजेंडर। अभी भी ट्रांसफोबिया है बहुत सारे लोग, समझे कि नहीं? अभी जैसे एक आए थे वो सस्ता वाले, वो चली गए देख के, वो ट्रांसफोबिया बोलते हैं। जैसे हमने एलजीबीटी समुदाय ट्रांस बने मुझे वहाँ बुलाया बात करने के लिए कि किस उद्देश्य है। मैंने बोला सर उद्देश्य तो आपको प्रॉपर गूगल फॉर्म पर भी लिखा था, मैसेज में भी लिखा था और प्राइवेट का भी जिक्र था। तो जनरली मैं पढ़ नहीं पाया। मैं जैसे तो जैसे कि वो रेडी हुए बात करने के लिए, बकायदा हमारे प्लेस में भी लिखा हुआ है महामंडेश्वर स्वामी कौशलगिरी जो है टीना में, और बकायदा एड्रेस में सब कुछ लिखा है, किसी से धोखे धक्के नहीं बुलाया गया। तो जैसे एलजीबीटी समुदाय और ट्रांस का देख रहे हैं, वो उनको काम आ गया, कपड़ा डोनेशन का गाड़ी खड़ा है। मतलब क्या 2 घंटे का मीटिंग सोच कर, भाई कोई भी मीटिंग होगा तो 2-2.5 घंटे तो आम समय लग ही जाता है। तो क्या कपड़ा डोनेशन वैसे खड़ा गाड़ी छोड़ करके 2 घंटे रखे होते हैं, अब वो चले गए। हम क्या भैया बताओ, ऐसे मतलब क्या हम लोग काटने को दौड़ रहे हैं कि क्या है? अलग अलग संस्था से भी लोग है ना, वो अगर लोग एक ट्रांसजेंडर को अपने संस्था में शामिल करें, जॉब दे। नहीं, असल में क्या है ना, बहुत सारी संस्थाएं जो यहाँ पे हैं वो वॉलंटियर करते हैं, वो काम नहीं देते। यही एक दिक्कत है हमारे शहर में, काम की बहुत जरूरत है। ट्रेनिंग हो, काम दिया जाए, ये बहुत जरूरी है। अधिकतर संस्थाओं के पास वॉलंटियर करते हैं, वो फंडिंग नहीं है, वो वाली फंडिंग नहीं है कि वो नौकरी दे। जैसे कि बाहर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में संगठनों के पास इतना पैसा होता है कि वो नौकरी दे देते हैं, प्रोग्राम मैनेजर रखते हैं। ऐसी वाली यहाँ पे अभी तक मैंने नहीं देखा है, होगा अगर किसी के पास। यहाँ पे ऐसा भी कि अपने ब्लड रिलेशन को रखा, अपने किसी को रखा, ये मैक्सिमम संस्थाओं में वो हर जगह हमने कोशिश करी थी पत्रकारिता में लाने की। 3 ट्रांस की ट्रेनिंग दी थी हमने, एक नागपुर की थी, एक उत्तराखंड की और एक छत्तीसगढ़ की। तो 2 तो नहीं करी है काम, लेकिन छत्तीसगढ़ वाली बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। तो अब हम जैसे छत्तीसगढ़ जाते हैं, वहाँ पे और लेडीज रिपोर्टर्स भी हैं। अगर हम उनको कहते हैं कि आज कंचन के साथ प्लान कर लेना, उसके साथ चले जाना, तो वो लोग जाती ही नहीं है उसके साथ। फिर मैं जाती हूँ, मैं उसको अपने साथ फील्ड लेके जाती हूँ, तो मुझे उन लड़कियों से अच्छा काम कंचन का लगता है। अच्छा करती भी है।